अध्याय 1081 गीत। एडिलीन, हमने हेलेन से वादा किया था कि हम ऐसा नहीं कहेंगे। सुश्री ब्लैक ड्रैगन ने तुरंत आवाज़ लगाई। मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकती। एडिलीन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं चेन रूई में उसके योगदान को चुपचाप बैठकर नहीं देख सकती। कम से कम चेन रूई को सच्चाई तो पता चलनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलेन का योगदान? चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ मास्टर? ओह, मैं कह दूंगी, वैसे भी ये तो पहले ही पता चल चुका है। लालारिया ने अपने हाथ फैलाए। जब आप उस आइसलैंड में थे तो आप बेहोश थे और आपकी आत्मा लगभग टूटने ही वाली थी। स्थिति बहुत खतरनाक थी, इसलिए हेलेन ने आपको बचाने के लिए किसी तरह की प्रतिभा का इस्तेमाल किया। हेलेन, चेन रूई को अचानक एहसास हुआ और वह अंततः कारण समझ गया कि उसकी आत्मा कैसे ठीक हो गई और मजबूत हो गई। हेलेन, उसने, एडेलीन ने आह भरी, तुम्हें सायरन का दिल दिया। सायरन का हृदय? चेन रूई चौंक गया। वह इस शब्द से परिचित था क्योंकि लाश नेक्रोमेंसर गुरादम की उन्नति के लिए सायरन के हृदय की आवश्यकता थी। सायरन का हृदय सायरन का सबसे कीमती प्राणिक क्रिस्टल था। ये बहुत खास था। सायरन के हृदय को कोई भी बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता था जब तक कि वह स्वेच्छा से न हो। बाद में जब वह इसाबेला को बचाने के लिए डार्क एलिमेंटल किंग से लाइट एनिहिलेशन सील हटाने के लिए कहने मृत सागर गया, तो जब वह और अर्थ एलिमेंटल किंग रिक्विम सागर क्षेत्र से गुजरे तो समुद्री जीवों ने उस पर हमला कर दिया। ये पहली बार था जब उसने हेलेन को देखा था। उसकी सुंदरता की तुलना में हेलेन ने उसे जिद्दी और अडिग होने का सबसे बड़ा आभास दिया। बाद में वह पुराने ड्रैगन सम्राट ससुर ऑगलिस के साथ फिर से मृत सागर आया, पवित्र ड्रैगन रोड्रिग्स को हराया और जलपरी जनजाति सहित समुद्री क्षेत्र के सभी समुद्री जीव जनजातियों को बचाया। अंत में पुराने ड्रैगन सम्राट ससुर ने छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी को अपने गायन से ओलिफियस को ठीक करने के लिए ले लिया। शक्तिशाली ऑगलस का सामना करते हुए भी हेलेन ने हार नहीं मानी और सायरन का हृदय कभी नहीं छोड़ा। बाद में जब वह धीरे धीरे डार्क मून परिवार में घुल मिल गई तो चेन रूई ने सायरन के हृदय का जिक्र फिर कभी नहीं किया क्योंकि सायरन का हृदय खोने वाली सायरन को बहुत दुख होता। वह अपने दोस्त को इस तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। दुर्भाग्य से उस छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी ने कभी भी उसकी कद्र नहीं की थी। उसे अब भी किसी के लोगों की औरतों को लूटने के दुष्ट कर्मों का डर सता रहा था। वह हमेशा चेन रूई के प्रति शत्रुतापूर्ण रही थी। इस रवैये के कारण हरम की औरतें हेलेन के साथ बहुत सहज महसूस करती थीं और उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से बहुत सामंजस्यपूर्ण था, यहाँ तक कि एडेलिन से भी ऊपर। कभी कभी वे अपनी असंतुष्टि और शिकायतों के बारे में भी हेलेन को बताती थीं, इसलिए छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी, जिसे प्रत्यक्ष जानकारी थी, अक्सर पुरुष नायक की तीखी आलोचना करती थी, जिससे वह अवाक रह जाता था। रिश्तेदारों और दोस्तों के समूह में छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी स्पष्ट रूप से सबसे खास अस्तित्व थी। शायद हेलेन के मन में चेन रूई को कभी सच्चा दोस्त नहीं माना गया था। अप्रत्याशित रूप से इस बार हेलेन ने वास्तव में उसे सायरन का दिल दे दिया। चेन रूई कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, चलो सोल रेकियम सागर क्षेत्र चलते हैं। सभी ने नागाओं की कुलमाता मोडेस्टी को अलविदा कहा। जाने से पहले मोडेस्टी ने एडेलिन की तरफ देखा। उसने उससे कभी बात नहीं की, लेकिन एडेलिन के स्टारशिप पर चढ़ने के बाद उसने चेन रूई से फुसफुसाते हुए कहा, उसका ख्याल रखना। चेन रूई ने मोडेस्टी को सिर हिलाया। जल्द ही स्टारशिप आसमान में उड़ गया और रिक्विम सागर क्षेत्र की ओर उड़ चला। स्टारशिप की गति बहुत तेज थी और उसे सोल सॉन्ग सागर क्षेत्र तक पहुंचने में बस एक पल लगा। ये पहली बार नहीं था जब सायरन ने स्टारशिप को देखा था, इसलिए वे पिछली बार जितने घबराए नहीं थे। जल्द ही सायरन जनजाति की कुलमाता हेलेन की मां एलेना चेन रूई के सामने प्रकट हुई। अगाइल सर, एलेना ने झुककर प्रणाम किया। उसकी नज़र पिछली बार से थोड़ी अलग थी। चेन रूई जानता था कि एलेना ज़रूर कुछ जानती होगी। कुलपति एलेना, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं चेन रूई हूँ, अगुइलिस सिर्फ मेरा छद्म नाम है। मैं हेलेन से मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है सर। चेन रूई, हेलेन ने कहा, वह आपसे नहीं मिलना चाहती। वह किसी से नहीं मिलना चाहती। कृपया वापस चले जाए। मैं बस उससे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगा। माफ़ कीजिए, मैं सर के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती। एलेना ने एक पल के लिए चेन रूई को घूरा और फिर सिर हिलाते हुए आह भरी, मोहिनी जनजाति का स्वभाव बहुत जिद्दी होता है। एक बार हम जो ठान लेते हैं वह नहीं बदलता। अगर सर सचमुच उसकी परवाह करते हैं तो कृपया उस पर दबाव न डालें, पहले उसे थोड़ा समय दें। चेन रूई को एलेना थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके और हेलेन के रिश्ते को गलत समझ लिया हो। चेन रूई ने कुछ देर सोचा पर फिर भी कुछ नहीं बताया। उसने एलेना को झुककर प्रणाम किया और मुंह मोड़ लिया। जब चेन रूई हवा में स्टारशिप के सामने उड़ रहा था तो उसने धीरे से एक गाना सुना। परिचित गायन। उसमें एक अजीब शक्ति थी जो उसकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती प्रतीत होती थी। यह उसका गायन था, आसमां में भवन।
चेन रूई ने चारों ओर देखा तो उसे केवल लहरें उठती हुई और जलपरियों की शांत छायाएं दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था कि गाना चारों तरफ से आ रहा है और वह सही स्रोत नहीं पहचान पा रहा था। ये बस एक धुन थी जो सीधे उसकी आत्मा में उतर गई और ज्यादा देर तक नहीं मिट सकी। इस पल चेन रूई को एक ऐसा एहसास हुआ जिसे वह बयां भी नहीं कर सकता था, मानो अचानक उसके दिल में कुछ उतर आया हो। वह खुशी से झूम उठा। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ एलेना ने गलत समझा था या उसने खुद। किसी भी स्थिति में यह आखिरी बार नहीं होगा जब वह ये गाना सुनेगा, और यह आखिरी बार नहीं होगा जब वह रेक्विम सागर क्षेत्र में आएगा। समुद्र में एक आकृति समुद्र के ऊपर तैरती हुई एक सुंदर और थोड़ा उदास गीत गा रही थी। चांदनी की रोशनी में अपने लंबे चांदी जैसे सफ़ेद बालों को हल्के बैंगनी रंग में रंग रही थी। उसने विशाल शहर को दृश्य में विलीन होते देखा और धीरे से अपनी सुनहरी आंखें बंद कर लीं। स्टारशिप की गति बहुत तेज थी। वह मृत सागर से निकलकर डार्क मून एस्टेट की ओर उड़ रहा था। लालारिया पहली बार सितारों के शहर में थी और अंदर सब कुछ इतना चौंकाने वाला था कि चपटी छाती वाली लोली दंग रह गई। हालांकि उसकी छोटी साथी मिस ब्लैक ड्रैगन भी इससे अनजान नहीं थी। उसने उसे ऐसे उत्साह से घुमाया जैसे वह उसकी मालकिन हो। दरअसल ये छोटी बच्ची वहां बहुत कम बार गई थी, खासकर जब से सितारों का शहर छठे स्तर की सभ्यता महानगरीय सभ्यता में पहुंच गया था जहां बड़े बदलाव हुए थे। इसलिए थोड़ी देर पीछे मुड़ने के बाद ही वह रास्ता भटक गई। खुशकिस्मती से लड़की को बॉस को बुलाने का मार्ग दांव पता था। चिल्लाने के बाद वे अपने आप उस गेम रूम में पहुंच गए जहां वह जाना चाहती थी। ओलिफियस को लालारिया का हैरान चेहरा अच्छा लगा और वह उसे अंदर ले गया। कई तरह के खेल थे, जैसे मार्शल फाइटिंग, मैनेजमेंट, टाइल मैचिंग वगैरह। इन्फिनिट वॉरियर ओएल के उलट इन्हें दानव क्षेत्र से परिचित नहीं कराया गया था। ये चेन रूई के मूल गेम फेथ प्लान का आंतरिक बीटा संस्करण थे। लालारिया जल्दी ही इसकी दीवानी हो गई और उसने मिस ब्लैक ड्रैगन के साथ खूब मजा किया। दोनों लड़कियों की बेरहमी की तुलना में एडलिन ज्यादा संवेदनशील थी। वह देख सकती थी कि चेन रूई के रिक्विम सागर क्षेत्र से चले जाने के बाद उसका मूड थोड़ा उदास हो गया था। नाग लड़की ने कोई आवाज नहीं की, वह बस चुपचाप उसके पास खड़ी रही। चेन रूई को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह तुरंत शांत हुआ, आंखें बंद की और सुपर सिस्टम में प्रवेश कर गया। वेरोनिका अपने बगल में पायाथन के साथ टॉवर ऑफ फेथ के सामने खड़ी थी। चेन रूई ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आपने समय से पहले कार्य पूरा कर लिया है, वेरोनिका। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जो समय सीमा दी है वह बहुत लंबी है। उसके अनुभव और क्षमता के साथ इसमें 3 दिन भी नहीं लगेंगे। वेरोनिका ने पायाथन की ओर देखा, मेरे पास अभी भी बहुत सारी अनसुलझी प्रार्थनाएं हैं, इसलिए मैं पहले चली जाऊंगी। वेरोनिका। चेन रूई की आवाज़ सुनकर वेरोनिका रुक गई। धन्यवाद। वेरोनिका सुन सकती थी कि ये कोई साधारण विनम्र शब्द नहीं थे। वह धीरे से मुस्कुराई, एक प्रकाश की किरण में बदल गई और विश्वास के स्तंभ में विलीन हो गई। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है, पायाथन ने कहा, जो कुछ देर से चुप था। चेन रूई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद करती है, या यूं कहें कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे पसंद करता है। लेकिन वह निश्चित रूप से अब किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी, भले ही वह यहाँ से निकल जाए और पुनर्जन्म ले ले। क्या उसका पुनर्जन्म हो सकता है? मेरे पास आत्मा स्थानांतरण तकनीक है, जिससे आत्मा को पूरी तरह से एक नए शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये वास्तविक पुनरुत्थान के समान है। इसीलिए उस समय चांदी का डिब्बा छीनने के बाद मैंने निश्चयपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। पाइथन ने उदासीनता से कहा, बात बस इतनी है कि अगर उसका पुनर्जन्म भी हो जाए तो भी वह यहाँ से नहीं जाएगी। ये सब विषय से हटकर हैं। चेन रूई ने विषय बदला, जहाँ तक आपके निजी अनुभव की बात है, क्या आप कुछ और नहीं कहना चाहेंगे? वेरोनिका मुझे कई जगहों पर ले गई, जिनमें बुद्धि देवी और ज्ञान देवी का मंदिर भी शामिल है। पाइथन पहले तो सचमुच चौंक गई, लेकिन अब वह शांत हो गई थी। मैं जो देख रही हूँ उस पर विश्वास नहीं कर सकती, और मैं ये भी नहीं बता सकती कि आप किस तरह के अस्तित्व में हैं। यह एक वास्तविक ब्रह्मांड है जो आकार और शक्ति में बढ़ रहा है, और आप इस ब्रह्मांड के स्वामी और भगवान हैं। ऐसा कोई कमजोर ईश्वर नहीं है। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया, मेरी असली ताकत के अनुसार अब मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। जब मैंने पहली बार आपसे संपर्क किया था तब आपकी ताकत सबसे कम थी। 10 साल से भी कम समय में आपकी ताकत लगभग मेरे बराबर हो गई है। अगर 10 साल और, पायाथन ने गहरी सांस ली, मैं सचमुच गलत हूँ। शैतान भी गलत है, उसे तुम्हें 10 साल देने का जरूर पछतावा होगा। मैं तुम्हें इसके अनुरूप शक्ति दे सकता हूँ। जब तक तुम 2 सितारे की वास्तविक शक्ति को समझ सको, तुम्हें जोला और कैथरीन जैसी ही विशेष देवी का दर्जा और आस्था प्राप्त हो सकती है। देवी का पद? तो क्या मैं भी देवी बन सकती हूँ? पायाथन मुस्कुराया, यह एक अजीब सा एहसास है, मानो जिस चीज़ की मैं तलाश कर रही थी वह मेरी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गई हो, जब मुझे लगा था कि वह खो गई है।
और यह इतनी आसानी से मिल गई, हालांकि यह मेरी उम्मीद से थोड़ा अलग है। चेन रुई ने पायथन की आंखों में देखा, तुम कुछ कहना नहीं चाहते? उदाहरण के लिए, मैं वही हूं जो तुम मुझे समझते हो। इस तरह से फैसला करना अभी बहुत जल्दी है। मैंने एक फैसला कर लिया है, चाहे आप कोई भी हो और चाहे मेरा फैसला सही हो या गलत। पाइथन ने सिर हिलाया और चेन रुई को गौर से देखा, लेकिन उसकी आंखें उसे देख रही थीं और उसके पीछे तारों भरे आसमान पर टिकी थीं, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। बहुत देर बाद उसने कहा, मैं अब और पछताना नहीं चाहती। चेन रुई को इस वाक्य का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पायथन के स्वर में एक अजीब सी निराशा महसूस की। अचानक उसे चांदनी में गाए जाने वाले गाने का ख्याल आया और वह चिंतन में डूब गया। स्टारशिप में एडेलिन, जो उसके साथ थी, जब उसने चेन रुई को अपनी आंखें खोलते देखा तो वह खुशी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक सकी। चेन रुई ने गर्मजोशी महसूस की, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, एडेलिन। नाग लड़की की आंखें चमक उठीं और उसने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। चेन रुई मुस्कुराए और ढेर सारे नाजुक उपकरण निकाले। वैसे मैं इंसानों की दुनिया से कुछ छोटे छोटे उपहार लेकर आई हूँ। तुम पहले जो पसंद करो उसे चुन लो। अगर छोटी कंजूस ओलिफियस यहाँ है तो वह सब ले लेगी। एडिलीन थोड़ा शर्मा गई और सिर हिलाया। अध्याय 1082 आत्मा का विलय। चेन रुई के प्रोत्साहन से एडेलिन भी खेल में शामिल हो गई, लेकिन नागा लड़की ने ओलिफियस और लालारिया के बीच युद्ध के खेल में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपना पसंदीदा एकल खिलाड़ी सिमुलेशन खेल चुना। जल्द ही वह मनोरंजन में डूब गई। इस समय डार्क मून की ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला पर लौटने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। चेन रुई ने कुछ देर सोचा और पायथन को सुपर सिस्टम से मुक्त कर दिया। चूंकि पायथन ने सचमुच आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए उसे अब सुपर सिस्टम में कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पाइथन द्वारा क्विलियाना की अवतार शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा लगभग ठीक हो गई थी। हालांकि उसकी शक्ति पहले से थोड़ी कमज़ोर थी, फिर भी वह छद्म देवता के चरम स्तर पर थी, चेन रुई के हाथों में सबसे शक्तिशाली इक्का। सुपर सिस्टम छोड़ चुकी पाइथन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दुनिया से दूर हो गई हो। लाइट डिविनिटी टेम्पल में हुई लड़ाई के बाद ये पहली बार था जब उसने खुली हवा में सांस ली थी। अगर आत्मा को सांस लेने की ज़रूरत हो, यदि यह एक साधारण आत्मा इकाई थी, तो ये सामान्य वातावरण में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती थी, जब तक कि इसे मरे हुए में परिवर्तित नहीं किया जाता या किसी विशेष खजाने की शक्ति के साथ नहीं लाया जाता। यहाँ तक कि अंधेरे तत्वों के जादूगर गुरादम, जो मरे हुए लोगों के जादू में पारंगत थे, ने भी खुद को एक लाश के जादूगर में बदलने में बहुत बड़ा जोखिम उठाया। अगर वह एक साधारण आत्मा होती तो वह अपनी स्वायत्तता खो देती और रूपांतरण के बाद केवल लड़ने की प्रवृत्ति वाला एक मरे हुए प्राणी बन जाती। पाइथन में एक विशेष आत्मिक प्रतिभा थी और वह अत्यंत शक्तिशाली थी। वह किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर हुए बिना एक आत्मिक इकाई के रूप में स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती थी। वास्तव में वह वर्षों तक चांदी के डिब्बे में विनाश के स्रोत के साथ सह अस्तित्व में भी रही। हालांकि शरीर के बिना कुछ क्षमताओं का उपयोग या अधिकतमीकरण नहीं किया जा सकता। यह एक स्वतंत्र स्थान है। इस स्थान का बाहरी भाग तेज गति से घूमता हुआ प्रतीत होता है। इतना विशाल आंतरिक स्थान निश्चित रूप से कोई साधारण जादुई वस्तु नहीं है, ये तो बस एक शानदार शहर है। पाइथन ने अपने आसपास के वातावरण पर नज़र डाली और तुरंत तारों के शहर के इस स्थान का रहस्य समझ गया। ये कैसा विशालकाय है। इसमें वास्तव में साम्राज्य स्तर की शक्ति है। मैंने इस प्रकार का प्राणी पहली बार देखा है। ये प्राचीन कीमिया महानगरीय सभ्यता है और यह मुख्य तल से बाहर की एक सभ्यता भी है जो मुझे विरासत में मिली है। इस प्रकार के विशालकाय को टाइटन्स कहा जाता है। ये कीमिया जीवों से संबंधित है और इसमें बिजली और तूफान की क्षमता है। मेरे साथ आओ, हम अब विकास टैंक जा रहे हैं। तुम्हें और भी कीमिया जीव दिखाई देंगे। प्राचीन कीमिया सभ्यता, यह अद्भुत है। पायथन ने चेन रुई की ओर देखा, लेकिन मुख्य विमान में भी उस तरह की ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं हो सकती जो परम के करीब हो। महोदय, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि परम शक्ति इस मुख्य ग्रह के बाहर एक छोटी सभ्यता से विरासत में मिली है? पायथन एक अनुभवी छद्म देवता था, जिसके पास अकल्पनीय अनुभव और षड्यंत्र थे। दूसरों को धोखा देने के लिए इस तरह के बहाने का इस्तेमाल करना आसान था, लेकिन उसे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। एक तरह से पायथन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने विरासत के झूठ का पर्दाफाश किया। चेन रुई की आंखें चमक उठीं। असली ब्रह्मांड विशाल और असीम है। सिर्फ यही मुख्य लोक नहीं होना चाहिए। शायद मैं ही वो बदकिस्मत इंसान हूँ जो किसी दूसरे मुख्य लोक से यहाँ आया हूँ। चेन रुई ने इस दुनिया में आने के बाद से जो कुछ कहा था वह सच के सबसे करीब था। दुर्भाग्य से पायथन उसे समझ नहीं पाया। उत्पत्तिकर्ता जैसे अस्तित्व में बहुत कुछ घटित हो सकता है, लेकिन मैंने विदेशी देवताओं के अभिलेख या किंवदंतियां नहीं सुनी हैं। पायथन की आंखें चमक उठीं। इस अलौकिक किंवदंती की तुलना में मैं आत्मा के किसी प्रकार के पुनर्जन्म में अधिक विश्वास करता हूँ।
चेन रूई ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा का पुनर्जन्म। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका अनुमान सही था या गलत। चलिए इस बारे में बात नहीं करते, इस विषय पर बहस करना बेकार है। ठीक है, अगर सर का यही आदेश है, पायथन ने नज़रें घुमाईं, तो फिर इन अजीब सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। अब जो आप देख रहे हैं वह इवोल्यूशन टैंक है। ये जीव जो इस उपकरण को चलाते हैं ग्रेमलिन सेवक हैं। ये एकमात्र गैर लड़ाकू बल हैं, लेकिन इनकी भूमिका एक लड़ाकू सेना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रकार के उपकरणों का निर्माण, मरम्मत और संचालन कर सकते हैं। अगर पूरा अल्कमी शहर एक विशाल मशीन है, तो ये सभी प्रकार के अपरिहार्य उपकरण हैं। वह घेरा हुआ क्षेत्र इवोल्यूशन टैंक है। अल्कमी जीव आमतौर पर प्रशिक्षण या प्रगति करने में असमर्थ होते हैं। वे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए सुपर इवोल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी विफलता दर काफ़ी ज़्यादा है। चेन रूई ने देखा कि जब उसने बोलना शुरू किया तो पायथन की नज़र एक चीज़ पर टिकी हुई थी, और उसने परिचय दिया, ये वही दीपक आत्मा है जो आगे बढ़ने में विफल रही। इसका नाम मेनेलेस है, एक विशेष प्राणी जिसे प्राचीन कीमिया सभ्यता में एक पागल आदमी ने बनाया था। अभी तक उसकी नकल नहीं की जा सकी है। मूल रूप से उसे सुपर एवोल्यूशन में सफल होने वाली सबसे होनहार प्राणी होना चाहिए था, लेकिन वह सफल नहीं हुई है। अंतर केवल इतना है कि हालांकि उसने कई असफलताओं का अनुभव किया है, लेकिन उसने समान प्राणियों की तरह शक्ति ह्रास या शारीरिक विनाश का अनुभव नहीं किया है। बस उसकी आत्मा कमज़ोर होती जा रही थी। तुमने अभी समान कहा। नहीं, वह अलग है। पायथन ने मेनेलेस के शरीर को गौर से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक आत्मा सम्मिलन शरीर होगा, और यह इस हद तक है। आत्मा का शरीर में विलय। इस स्त्री में अभी भी आत्मा का अंश शेष है। उसे अन्य प्राणियों की तरह सीधे नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि एक वास्तविक जीवन इकाई से रूपांतरित किया जाना चाहिए। चेन रूई पाइथन की बातों से अचंभित रह गया। मैरून रंग की दीपक आत्मा असल में कीमिया उपकरणों से निर्मित दीपक आत्मा नहीं है। पागल वैज्ञानिक ने एक असली इंसान का इस्तेमाल किया। पता चला कि शुरू से ही मेरी अपनी सोच गलत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब क्रिस्टल फीनिक्स ने दीपक आत्माओं के आधार पर उसका विश्लेषण किया तो वह उसे समझ नहीं पाई। ये शरीर कितना परफेक्ट है। यह उस शरीर से कहीं ज़्यादा परफेक्ट है जो मैंने अपने लिए तैयार किया था। नहीं, यह मेरे असली शरीर से भी ज़्यादा परफेक्ट है। पायथन की आंखें चमक उठीं। मेनेलेस, अब से इसे पायथन ही कहा जाएगा। चेन रूई ने तुरंत जवाब दिया, आपका मतलब है इस संपूर्ण आत्मा सम्मिलन शरीर के साथ मैं सचमुच पुनर्जन्म ले सकता हूँ? पायथन मुस्कुराया, यदि आप जो शक्ति देते हैं वह कल्पना के अनुसार जादुई है, तो न केवल मैं उस चरम अवस्था की शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, बल्कि मेरी शक्ति में और भी सुधार होगा। क्या उसकी मूल चेतना पूरी तरह से गायब हो जाएगी? चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि मेनेलेस की आत्मिक शक्ति बेहद कमज़ोर थी, फिर भी उसका अभी तक पूरी तरह से नाश नहीं हुआ था। मैं उसकी आत्मा में विलीन हो जाऊंगा, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि उसकी आत्मा का वह अंश मैं अपने एक अंश के रूप में निगल जाऊंगा, लेकिन वह पूरी तरह से लुप्त नहीं होगी। इस तरह मैं इस शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकूंगा। हालांकि उसकी शेष स्मृति या चेतना का मुझ पर किसी प्रकार का समान प्रभाव हो सकता है। मुझे नहीं पता कि महोदय इस तरह की व्याख्या समझ पाएंगे या नहीं। मैं समझता हूँ। चेन रूई ने कंधे उचकाए, इस एहसास को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पायथन की आंखें चमक उठीं। मुझे सर की मदद चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? अजगर के मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। सृष्टि की मूल शक्ति। चेन रूई ने एहसास में सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि पाइथन सृष्टि के मूल तक पहुंचने के लिए पवित्र प्रकाश पर्वत पर जाने की इतनी कोशिश कर रही है। पता चला कि वह न केवल उच्च स्तर की शक्ति की लालसा रखती है, बल्कि यह उसके अपने पुनर्जन्म के लिए भी है। इसके लिए उसने पहले से ही एक ऐसा शरीर तैयार कर लिया था जो आत्मा के मिलन के लिए उपयुक्त है। इसमें कोई शक नहीं कि वह दूरदर्शी है। पायथन की आत्मा शक्ति मेनेलेस की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। चेन रूई द्वारा सक्रिय की गई सृष्टि की मूल शक्ति की सहायता से पायथन की आत्मा को मेनेलेस के शरीर के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मेनेलेस, जो हमेशा आंखें बंद किए रहती थी, ने धीरे से आंखें खोलीं। चेन रूई को लगा कि उसका स्वभाव अचानक बदल गया है। हालांकि उसके चेहरे के भाव अभी भी मूल मैरून लैम्प की आत्मा जैसे थे, उसके पूरे शरीर से एक विशेष मोहक सांस निकल रही थी, जो अनायास ही आकर्षित कर लेती थी। साथ ही एक कंपन और भय भी महसूस हो रहा था, मानो वह कोई घातक जहरीला फूल हो। मेनेलेस ने उसके हाथों को देखा और मुस्कुराया, यह एकदम सही मिश्रण है। इस शरीर में वाकई बहुत सारी अतिरिक्त क्षमताएं हैं। इसकी क्षमता मेरी कल्पना से परे है। वाह! इतना कहकर मेनेलेस ने चेन रूई की ओर हाथ हिलाया और प्रकाश की एक किरण ने उसे ढक लिया। बेशक इस तरह के प्रकाश से कोई नुकसान नहीं होता। इसके विपरीत चेन रूई ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आत्मिक शक्ति अचानक से प्रकट हो गई थी।
आत्मा बफ कोई साधारण बफ जादू नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नया कौशल था। ये बफ जादू की उस प्रतिभा के कारण होना चाहिए जिसे पायथन ने मैरून लैंप आत्मा के साथ एकीकृत किया था। बफ और डिबफ की क्षमता के अलावा तत्वों की प्रतिभा भी है। मेनेलेस्प की हथेली में अलग अलग रोशनियां चमकती रहीं। उसने कुछ देर तक अपने अंगों को फैलाया और कई छलपूर्ण क्रियाएं की। लगता है हाथापाई की क्षमता भी काफ़ी उत्कृष्ट है, जो मेरी पिछली कुछ कमजोरियों की भरपाई कर देती है। चलो अंतिम नाम के तौर पर मेनेलेस इस्तेमाल करते हैं। अब से मेरा नाम पायथन मेनेलेस होगा। दौड़, व्यापक शक्ति मूल्यांकन एस जोड़ जोड़, शारीरिक बनावट एस जोड़, शक्ति एस जोड़, आत्मा एस जोड़ जोड़, गति एस। विश्लेषण अविनाशी विशेषता, शक्तिशाली जादुई शरीर, तत्व बफ, हाथापाई का मुकाबला निपुणता, सेक्स कौशल निपुणता। विश्लेषणात्मक आंखों में दिख रहे प्रश्न चिन्ह उस विश्लेषण का परिणाम होने चाहिए जो अभी तक निर्धारित नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि विलय के बाद एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन हुआ था। बस एक चीज जो नहीं बदली थी वह थी शक्ति का स्तर। आपका मजबूत पक्ष। जरा रुको, पायथन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि इस मेनेलेस्प को डोरुडा नाम के उस आदमी ने एक दीपक आत्मा में बदल दिया था, लेकिन उसकी आत्मा का मूल निशान अभी भी गायब नहीं हुआ है और उसकी कई यादें अभी भी बची हुई हैं। बस वो नियंत्रक की इच्छा का विरोध नहीं कर सकती। क्योंकि तुमने उसे बचाया है, इसलिए उसके मन में तुम्हारे लिए एक खास तरह का आभार है। यहाँ तक कि वो किसी न किसी तरह तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। तभी चेन रुई को पता चला कि लाल रंग के दीपक की आत्मा में रूपांतरित होने से पहले भी चेतना का अंश मौजूद था। पाइथन की भावपूर्ण मुस्कान देखकर उसका बूढ़ा चेहरा शर्माए बिना नहीं रह सका। उसने शर्मिंदा होकर कहा, चलो तुम्हारी ताकत पर चर्चा करते हैं। पूरे सम्मान के साथ, एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जो अपने चरम पर पहुंच रहा है, एक शक्तिशाली नियंत्रक और श्रेष्ठ, पायथन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, आपने जो दिखाया है वह बिल्कुल अयोग्य है। सबसे पहले, आपके शब्द और कार्य लोगों को उतना विस्मय नहीं दे सकते जितना होना चाहिए। किसी और चीज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं बस खुद बनना चाहता हूँ। चेन रुई ने कुछ देर सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि ताकत का आवरण ओढ़ लेने के बाद अंदर का मैं अब मैं नहीं रहा। इस वाक्य ने पायथन को एक पल के लिए चुप करा दिया, फिर उसने विषय बदल दिया, ताकत के बारे में। ये कहते ही उसके शरीर की सांसें तेज हो गईं। दानव अधिपति की मूल चरम अवस्था की शक्ति पल भर में राज्य स्तर तक पहुंच गई। इसके अलावा वह अभी भी बढ़ रही थी, पलक झपकते ही राज्य स्तर के चरम स्तर तक पहुंच गई। विलय के विशेष गुण और इस शरीर की सीमाओं के कारण मेरी आत्मिक शक्ति अस्थायी रूप से अर्ध देवता के अधीन दब गई है। मुझे अपनी आत्मा और शरीर की शक्ति के विलय की सीमा को बेहतर बनाने के लिए अभी प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता है, ताकि मैं धीरे धीरे चरम अवस्था पर लौट सकूं। वेरोनिका को तुम्हें पहले ही प्रशिक्षण मैदान में ले जाना चाहिए था, जहां समय का नियम 1000 गुना लंबा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पायथन ने सिर हिलाया। सबसे तेज तरीका असली लड़ाई है। चेन रुई का मन बोला, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत ही उपयुक्त जगह है। टीएल, शायद मैनलैंस की आत्मा उसे चेन रुई के प्रति आकर्षित करेगी। अध्याय 1083, एक अज्ञानी अजगर। चेन रुई ने गेम रूम में मस्ती कर रही तीनों लड़कियों को इसकी जानकारी दी। फिर उसने पाइथन को टावर ऑफ ग्लोरी में रखा, स्टारगेट चालू किया और भयानक तैरते हुए देश में प्रवेश किया। इस दौरान वह आध्यात्मिक कड़ी की स्थिति पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। सौभाग्य से भयानक तैरती भूमि में प्रवेश करने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों की कोई भी कड़ी अप्रभावी नहीं थी, यानी सभी कुशल मंगल थे। एक पल में चेन रुई ने पाइथन को टावर ऑफ ग्लोरी से मुक्त कर दिया। पाइथन ने दूर हवा में तैरते हुए द्वीप को देखा। द्वीप के ऊपर धुंध जैसी चीजें तैर रही थीं। अपनी दृष्टि से वह सहज ही समझ गई कि यह कोई मरे हुए जीव का ही तो नाम है। इसे ही तो तुम बहुत खतरनाक कहते हो। पायथन को अचानक कुछ याद आया या कुछ महसूस हुआ और उसके अगले शब्द अचानक रुक गए। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। पवित्र प्रकाश पर्वत की लड़ाई को छोड़कर चेन रुई के सामने उसकी प्रतिक्रिया पहली बार इतनी नाटकीय थी। ये है। पायथन की आवाज़ कांप उठी। चेन रुई ने उसके आश्चर्य को देखा। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। पाइथन ने बिना किसी छुपे आश्चर्य के अपना सिर घुमाया। तुम इतनी आसानी से इस जगह में कैसे घुस आए? यह विस्मृति की वर्जित जगह। जहां तक मुझे पता है, इस जगह को भयानक तैरती हुई जमीन कहा जाना चाहिए। चेन रुई हल्के से मुस्कुराई। जहां तक अंदर जाने का सवाल है, क्या आप अभी अभी टावर ऑफ ग्लोरी से बाहर नहीं आए हैं? ये अंतिम बिंदु के केंद्र के बहुत करीब है। हालांकि टावर ऑफ ग्लोरी एक दुर्लभ अंतरिक्ष कलाकृति है, फिर भी अंतरिक्ष के इस स्तर से होकर यात्रा करना असंभव है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। शैतान और माइकल भी नहीं।
जब तक आप किसी विशेष काल को लक्ष्य नहीं बनाते, बलिदान की संचित शक्ति का उपयोग नहीं करते और गुप्त तकनीक में सहयोग नहीं करते, तब तक आप बमुश्किल ही सबसे बाहरी प्रवेश द्वार खोल सकते हैं। और अभी तो मुझे टॉवर ऑफ ग्लोरी में प्रवेश किए हुए कुछ ही सेकंड हुए हैं। पायथन की तीखी नज़र चेन रुई के चेहरे पर पड़ी। तुमने ये कैसे किया? आप इसे किसी दूसरे ब्रह्मांड से प्राप्त क्षमता समझ सकते हैं। विशाल ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। चेन रुई ने अपने हाथ में एक प्रकाश द्वार खींचा। दरअसल आपने ये क्षमता पहले भी देखी होगी। जब मैंने पहली बार माइकल से लड़ाई की थी, तब मैंने भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पायथन चौंक गई। उसे यह प्रकाश द्वार अच्छी तरह याद था। उस समय वह भागने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन इस प्रकाश द्वार ने चेन रुई के अलावा उसे और माइकल सहित किसी को भी मना कर दिया था। उस समय अगर चेन रुई द्वारा महिमा के टॉवर को सक्रिय करने से उत्पन्न अंतरिक्ष शक्ति उसे अवसर न देती, तो वह पवित्र प्रकाश पर्वत पर ही मर चुकी होती। आखिरकार पायथन कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, इसलिए उसने तुरंत अपना संयम संभाला। यही असली वर्जित स्थान है, जो अर्ध देवता से ऊपर की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। भले ही यह एक विलय ही क्यों न हो, मेरी आत्मिक शक्ति अर्ध देवता के स्तर के चरम स्तर पर दब जाती है। यानी यहाँ किसी छद्म देवता की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा वर्तमान शरीर राज्य स्तर पर है, जो वास्तव में एक बहुत ही उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल है। चेन रुई को आखिरकार समझ आ गया कि जब शैतान और सारियल चांदी का डिब्बा जीतने की कोशिश कर रहे थे, तो वे खुद जाने के बजाय एक संगत टीम क्यों भेज रहे थे। पता चला कि छद्म देवता की शक्ति वास्तव में यहाँ सीमित थी। चेन रुई को याद आया कि उसने शैतान के अवतार को बुलाने के लिए एक सांप के आकार के बैज का इस्तेमाल किया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो वह बैज कुछ उसके पवित्र प्रक्षेपण गोले जैसा ही था। शक्ति समाप्त होने पर वह गायब हो गया। भले ही शैतान के पास अवतार प्रक्षेपित करने की कोई गुप्त तकनीक हो, लेकिन इस स्थान पर यह संभव नहीं था। चेन रुई जब पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए थे, तो प्रशिक्षण की ज़रूरतों के कारण उन्होंने ध्रुव तारा परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। अब देखते हुए सौभाग्य से उन्होंने सावधानी बरती, वरना अगर ध्रुव तारा परिवर्तन विफल हो जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। तभी उनके सामने 3 तेज आकृतियां प्रकट हुईं। पलक झपकते ही उन भटकती आत्माओं का कत्ल कर दिया गया। उन आकृतियों ने भटकती आत्माओं को खत्म करने के बाद तुरंत चेन रुई की ओर दौड़ लगा दी। पाइथन को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ और भी लोग होंगे। वह आमतौर पर उन लोगों की ताकत को तुच्छ समझती थी, लेकिन अब उसके शरीर में केवल राज्य स्तर की शक्ति थी, इसलिए वह उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने जल्द ही चेन रुई के दृढ़ संकल्प को नोटिस किया, इसलिए उसने तुरंत शांति से अपनी सतर्कता कम कर दी। चेन रुई, नेता, एक साथ 3 आवाज़ें सुनाई दीं। रोमन, इसाबेला और पग्लियो की। चेन रुई ने उस जगह पर तारा बिंदु स्थापित किया जहां मिलन स्थल था। पायथन से बात करते हुए उसने विशेष कॉलिंग आइटम सक्रिय कर दिया। संयोग से वे तीनों पास ही थे, इसलिए वे जल्दी से वहां पहुंच गए। यो नेताजी, प्यारे सर अंकल, मैं हर बार आपके आसपास खूबसूरत औरतें देखता हूं, और वो भी कोई नया चेहरा। रोमन ने सीटी बजाई और आंख मारी। बेचारे, तुम्हारी ईर्ष्या और प्रशंसा तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। पेग्लियो ने बेरुखी से कहा, मैंने इस औरत को देखा है। वह फॉलन एंजल एम्पायर की लैम्प स्पिरिट इंपीरियल गार्ड कमांडर मेनेलेस है। दीपक आत्मा। छात्र भतीजे के शब्द अचानक उसके गले में अटक गए, और उसने अनिच्छा से कहा, शायद सर अंकल अपने आसपास के लोगों के प्रति अपना स्वाद बदल देंगे। मिस, क्या हम पहले कभी मिले हैं? इसाबेला ने चेन रुई के बगल वाली महिला को पहली नज़र में ही सहज ही पहचान लिया। उसने इस मैरून लैंप वाली आत्मा को एक से ज्यादा बार देखा था, लेकिन उस महिला की अंतर्ज्ञान ने इसाबेला को बताया कि उसके सामने खड़ी मेनेलेस संदिग्ध लग रही थी, मानो वह कोई अलग इंसान हो। आपका अंतर्ज्ञान सही है, सुश्री यनी। पायथन हल्के से मुस्कुराया। आपको अपनी गोल्डन एस्टेट की करीबी बहन सैली याद है? सैली वह छद्म नाम था जिसे पायथन ने जोला और इसाबेला के लिए इस्तेमाल किया था जब वह गोल्डन एस्टेट का दौरा करती थीं। इसाबेला को अचानक समझ आ गया और वह चौंक गई। ये तुम हो? मैडम आंटी, ये तो। रोमन ने इसाबेला की प्रतिक्रिया में असामान्यता को भांप लिया और अनिश्चित भाव से पूछा, तुम्हें अपने सर अंकल से पूछना चाहिए। इसाबेला ने चेन रुई की तरफ देखा। उसकी मुस्कान में चाकू जैसी ठंडी रोशनी साफ झलक रही थी। पता नहीं कब ऐसा वजूद मेरी करीबी बहन बन गया। सुश्री यनी, मेरा इस सर से कुछ समझौता है। पायथन उदासीनता से मुस्कुराया। तो सिद्धांत रूप में हम एक और करीबी बहन ही बन सकते हैं। सर की उपाधि सुनकर इसाबेला को कुछ समझ आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री सैली, कृपया भविष्य में हमारा ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि हम सच्चे दोस्त बन पाएंगे। पाइथन ने हल्के से सिर हिलाया। सैली, तो ये दीपक की आत्मा नहीं है? छात्र भतीजे की आंखें चमक उठीं।
सुंदर महिला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अपनी ताकत से शर्मिंदा मत हो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि सुश्री सैली की ताकत किंगडम लेवल के चरम पर है? मास्टर पॉइजन ड्रैगन भी अपना आतिथ्य दिखाने आए। मेरा नाम पैग्लियो है और मैं डेमी गॉड बनने से बस एक कदम दूर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे के प्रशिक्षण में सुश्री सैली के साथ मिलकर मैं प्रगति करूंगा। मुझे कमज़ोर लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। पायथन हल्के से मुस्कुराया। 1 महीने के अंदर जिसकी भी कमज़ोर ताकत होगी उसे एक काम करने का वादा करना होगा। कुछ भी। जहरीले अजगर की आंखें चमक उठीं। किनारे पर खड़ी चेन रुई अवाक रह गई। क्या यह आदमी जल्द ही लिटिल बेटी से शादी नहीं करने वाला? यह अभी भी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसने उसी समय इसाबेला की पलकें भी झपकाईं। खैर, बिना कष्ट के कुछ हासिल नहीं होता, तो चलिए इस लड़के को एक अविस्मरणीय अनुभव देते हैं। ठीक है। अजगर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। खैर, ताकत वापस पाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग बहुत बोरिंग होती है। अच्छा होता अगर कोई चींटी होती जिसके साथ खेलने को होता। ठीक है, बात बन गई। कुछ कमज़ोर लोगों को नासमझी में एक साथ नहीं आना चाहिए। मास्टर पॉइजन ड्रैगन ने छात्र भतीजे को प्रदर्शनकारी अंदाज में आंख मारी, यह न जानते हुए कि वह नासमझ कचरा खुद था। कुछ घंटों बाद परीक्षण में भाग लेने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के समूह को चेनरुई के आगमन की खबर मिली और वे एक के बाद एक सभा स्थल पर लौट आए। जोला अंततः अर्ध देवता के शिखर स्तर तक पहुंच गई, जिससे पायथन आश्चर्यचकित हो गया, जो एक बार परी ड्रैगन के संपर्क में था। कैथरीन, जो अर्ध देवता के प्रारंभिक चरण में थी, भी पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। बाकी लोगों की अपनी अपनी फसलें थीं। चेनरुई के लिए सबसे अप्रत्याशित चीज थी गुरदाम। लाशों के जादूगर ने भटकती आत्माओं के अध्ययन में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। उसने अपनी आत्मा को भटकती आत्माओं में विलीन कर दिया और एक सच्ची भटकती आत्मा बन गई। ये भटकती आत्मा कोई मजाक नहीं थी। भटकती आत्माओं के समूह में न सिर्फ उस पर हमला नहीं होता था, बल्कि उसमें उत्परिवर्तित भक्षण क्षमता भी थी, जिससे वह निम्न स्तर की भटकती आत्माओं को खाकर लगातार बढ़ सकता था। इसी विशेष गुण के कारण गुरदाम अक्सर भटकती आत्माओं के उपयुक्त समूह को खोजने के लिए स्काउट के रूप में नेतृत्व करता था और फिर परीक्षण दल उसी शक्ति वाले लोगों को चुनकर प्रशिक्षण के लिए भेजता था। इससे घेराबंदी में फंसने के खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता था। वर्तमान शव नेक्रोमेंसर की एक स्टार वृद्धि अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर यह पूरी हो जाती और साथ ही भक्षण की शक्ति भी मिल जाती तो उसकी ताकत में एक बड़ी छलांग लग जाती। दुर्भाग्य से जीवन पेटी में कहीं दबे हुए आत्मासार की प्रगति की सीमा काफी सीमित थी, इसलिए वह भक्षण करने वाली बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहकर गुणात्मक प्रगति हासिल नहीं कर सकता था। हालांकि ये सुखद आश्चर्य के लिए पर्याप्त था कि वह एक छोटे से क्षेत्र में भी प्रगति कर सकता था। जोला को इसाबेला से पायथन की पहचान जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन जब सुश्री परी ड्रैगन ने सिस्टर यनी को जहरीले ड्रैगन और छद्म देवता के चरम चरण के बीच हुए सट्टेबाजी समझौते का जिक्र करते सुना, तो छिपी हुई काली हृदय वाली विशेषता तुरंत सामने आ गई। इसके बाद सुश्री फेरी ड्रैगन ने न केवल पगलियों को याद नहीं दिलाया, बल्कि इसके बजाय संकेत दिया कि वह विषैले ड्रैगन को अर्ध देवता के दायरे में घुसने में मदद करने पर विचार कर सकती है, बशर्ते वह पुरस्कार के रूप में उसके अनुरूप धन प्रदान करे। संयोगवश आकर और दोनों पक्षों की अचानक गवाह बनकर सुश्री यनी मुस्कुराई और जोला और पगलियों को समझौता करते हुए देखा। उनकी मुस्कान ने शैतान के फंदे के फूल के आकर्षण को पूरी तरह से दर्शा दिया। जाहिर है, पगलियों को एक अविस्मरणीय अनुभव, या यूं कहें कि एक दर्दनाक सबक मिला होगा। शायद इसके बाद महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने का विचार काफी हद तक कम हो जाएगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिटिल बेटी भी शायद खुश होगी जब उसे इसके बारे में पता चलेगा। चेनरुई को पता नहीं था कि दोनों मैडम पत्नियों ने बेचारे जहरीले अजगर को फिर से धोखा दिया है। उसने मृत सागर के अनुभव के बारे में सबको बताया। तभी सभी को पता चला कि चेनरुई का अनुभव इन दिनों कितना उतार चढ़ाव भरा था। जीवन मरण के भयानक युद्ध का अनुभव करने के बाद उसने अप्रत्याशित रूप से निराशा के अवतार भगवान डिलोसरो को पराजित किया, मुख्य वेदी को नष्ट किया और शैतान के साथ सट्टेबाजी का समझौता जीत लिया। इसलिए उसने निर्णायक युद्ध को 10 साल के लिए स्थगित कर दिया और साथ ही ओलिफियस के साथ साथ अन्य लोगों को भी बचा लिया। बुरी खबर सिर्फ वैसिलना की मौत नहीं थी, बल्कि जल तत्व राजा के तत्व हृदय का टूटना भी था। मैं निश्चित रूप से फैंटम आइस स्प्रिंग को ढूंढूंगा ताकि लैम्बोस्ट को मौलिक हृदय की मरम्मत में मदद मिल सके। फैंटम आइस स्प्रिंग, जोला ने सोचते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? चेनरुई की आंखें चमक उठीं। मुझे अब याद नहीं है, सुश्री फेरी ड्रैगन ने चकित होकर उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह टीएल। जोला ने इसे पहले देखा था। अध्याय 1084। अच्छा अंडा। जोला का अपने पति को चिढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने जल तत्व राजा को पुनर्जीवित करने वाली महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में पहले भी सुना था। ऐसा लग रहा था कि यह तब की बात है जब वह अभी भी मानव लोक में थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह विशिष्ट विवरण याद नहीं कर पाए। चेनरुई जानता था कि इस तरह की चीज़ों में जल्दबाजी करना बेकार है,
इसलिए उसे सुश्री परी ड्रैगन को धीरे धीरे याद करने देना पड़ा, लेकिन मानव दुनिया भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग थी। वह उसे खोजने के लिए स्टारगेट के माध्यम से मानव दुनिया में वापस जा सकता था। ज़ोला और इसाबेला के सर्वसम्मत मजबूत अनुरोध के तहत चेन रूई ने पायथन की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन उसने गुप्त रूप से पायथन से दया दिखाने और जहरीले ड्रैगन को न मारने के लिए कहा। इस प्रकार सुश्री सैली आधिकारिक रूप से प्रशिक्षण टीम में शामिल हो गईं। पायथन, ज़ोला और इसाबेला पुरानी परिचित थीं। जब वे गोल्डन एस्टेट में थीं तो पायथन के जानबूझकर किए गए व्यवहार के कारण तीनों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन चेन रूई द्वारा पायथन की पहचान उजागर करने के बाद वे तुरंत एक दूसरे के विरोधी हो गए। बाद में पवित्र प्रकाश पर्वत पर दोनों महिलाओं ने इस भयानक दुश्मन के विरुद्ध हमेशा उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखी थी। वे इस अवास्तविकता का अनुभव किए बिना नहीं रह सकीं कि अब वे एक ही मोर्चे पर एक दूसरे की सहयोगी थीं। अनुबंध के कारण पायथन ने ज़ोला और अन्य लोगों के प्रति जानबूझकर अपना रुख कम नहीं किया, बल्कि एक ऐसी शांति बनाए रखी जो न तो विनम्र थी और न ही अहंकारी। दरअसल वह अब भी उस दुनिया की दो देवियों ज़ोला और कैथरीन, खासकर ज्ञान की देवी कैथरीन को बहुत महत्व देती थी। शायद देवी के पद के कारण ही उन्होंने पायथन को एक बहुत ही खास एहसास दिया। हालांकि शैतान के साथ निर्णायक युद्ध 10 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था और वर्तमान संकट अस्थायी रूप से हल हो गया था, फिर भी सभी इस प्रशिक्षण अवसर को छोड़कर वापस लौटने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय उन्होंने यहीं रहने, उच्च स्तर की शक्ति के लिए प्रयास करने और जितनी जल्दी हो सके 2 सितारा विकास को समझने का निर्णय लिया ताकि चेन रूई के लिए वास्तविक प्रोत्साहन बन सकें। केवल कैथरीन ही राजकीय मामलों को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने पहले साम्राज्य वापस जाने और आज़ाद होने पर ही आने का प्रस्ताव रखा। कैथरीन अब अर्ध देवता तक पहुंच चुकी थी और उसे सुपर सिस्टम का दर्जा प्राप्त था। वह ऑल स्टार गॉड्स व्यू के प्रमुख नक्षत्रों में से एक बन गई थी। वह और ज़ोला मिशन पूरा करने वाली पहली 2 थीं और बाकी लोगों के लिए लक्ष्य बन गईं। कैथरीन डार्क शैडो साम्राज्य की महारानी थी, इसलिए चेन रूई उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता था। अब चूंकि गुरदाम एक सुपर स्काउट था, कैथरीन के नेतृत्व में टीम के बिना भी खतरा बहुत कम हो गया था। इसके अलावा पायथन की ताकत को अर्ध देवता के स्तर तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक वे सतर्क रहेंगे, यहाँ परीक्षण में कोई समस्या नहीं थी। चेन रूई ने सभी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के बाद कैथरीन को ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला में सितारों के शहर में वापस ले लिया। वर्तमान 7 स्टार अंक इस प्रकार थे: स्टॉर्म आइलैंड और होली लाइट माउंटेन की चोटी पर 1-1। ये मानव जगत के लिए एक मार्ग बिंदु के रूप में कार्य करते थे। 1. भयानक तैरती हुई भूमि पर। इसका इस्तेमाल सभी के प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। एक दानव क्षेत्र के मृत सागर के मिरोसागर क्षेत्र में, जो सीधे लैम्बोस्ट के जमे हुए आइसलैंड की ओर जाता था। ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला में सिटी ऑफ स्टॉर्स में नंबर 1 पर एक अस्थायी टेलीपोर्टेशन पोर्टल स्थापित किया गया है, जिसे हाल ही में आने जाने के लिए अस्थायी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया है। एक फॉलन एंजल एम्पायर के महल में, जिसका उपयोग आपातकालीन सहायता के रूप में किया गया था जब शैतान और डार्क डिविनिटी टेम्पल सेनाएं प्रकट हुईं। एक खूनी साम्राज्य के महल में, जिसका उपयोग आपातकालीन सहायता के रूप में किया गया था जब शैतान और डार्क डिविनिटी मंदिर की सेनाएं प्रकट हुईं। जहां तक डार्क शैडो एम्पायर के मूल तारा बिंदु की बात है, उसे उस समय मिरोसागर क्षेत्र में बदल दिया गया था, क्योंकि कैथरीन स्वयं भयानक तैरते हुए क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रही थी। जरूरत पड़ने पर चेन रूई कैथरीन के साथ लौटने पर फिर से एक तारा बिंदु स्थापित कर देगा। कैथरीन नए उन्नत सिटी ऑफ स्टॉर्स को देखकर हैरान रह गईं। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इस महानगर का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से बड़े बेस या मोबाइल शेल्टर के रूप में किया जा सकता है। कैथरीन के कुछ बाद के विचार चेन रूई को वाकई बहुत चतुराई भरे लगे। उदाहरण के लिए, मानव जगत में सैनिकों के संरचना का उपयोग करके कीमियागर प्राणियों की युद्ध शक्ति को काफ़ी बेहतर बनाना। मानव सैनिक सामूहिक युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थे। वे आमतौर पर समग्र जीवन शक्ति और शक्ति को संयोजित करने के लिए किसी प्रकार के जादुई पैटर्न या जादुई चक्र का उपयोग करते थे। इससे उन शक्तिशाली प्राणियों से मुकाबला करने के लिए उनकी अपनी शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्ति का प्रयोग होता था। अब दानव लोक में महाविद्यालय के निर्माण के साथ विभिन्न शैक्षणिक अध्ययन फलने फूलने लगे थे, जिनमें जादू टोना और स्क्रॉल कला जैसे अपेक्षाकृत लोकप्रिय विषय भी शामिल थे। सबसे लोकप्रिय अनंत योद्धा OL में भी इनसे संबंधित वस्तुओं और व्यवसायों को शामिल किया गया था। खेल में स्क्रॉल जादूगर और व्यूह रचना जादूगर जीवन यापन के पेशे से जुड़े थे, लेकिन वे बेहद लोकप्रिय थे। मैकेनिक और औषधि निर्माता से बिल्कुल कम नहीं। स्क्रॉल जादूगर की भूमिका बहुत स्पष्ट थी और वह संकट के समय जान बचा सकता था। साथ ही व्यूह रचना जादूगर टीम की युद्ध क्षमता में सुधार कर सकता था। विशेष रूप से राक्षस घेराबंदी की घटनाओं में जादू व्यूह रचना प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा बनाई गई विशाल संरचनाएं आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं प्रदर्शित कर सकती थीं जो पहले उपलब्ध नहीं थीं, और हताहतों की संख्या बहुत कम हो जाती थी।
वास्तविकता और खेलों में स्क्रॉल और जादुई व्यूहों में अभी भी कुछ अंतर थे, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक थे। दानव क्षेत्र की स्क्रॉल कला और जादुई व्यूह कला का बहुत तेजी से विकास हुआ था। सेना में कई ऐसे पहलू लागू किए गए थे जिनसे सेना की युद्ध शक्ति में वृद्धि हुई थी। हालांकि दानव लोक अब तीनों साम्राज्यों के गठबंधन के तहत शांति के दौर में था, फिर भी वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। अगर तीनों साम्राज्यों का गठबंधन हमेशा के लिए भी कायम रहा तो भी दुनिया में शांति नहीं रहेगी। अल्पावधि में डार्क डिवाइनिटी मंदिर की चिंता थी, जबकि दीर्घावधि में रसातल की चिंता थी। इसके अलावा 100 साल बाद मानव जगत के साथ युद्ध होगा। चेन रुई को पहले से ही पता था कि दानव लोक और मानव लोक के बीच युद्ध वास्तव में एक निर्णायक मुकाबला था। दोनों पक्षों के सैनिकों की भारी संख्या किसी न किसी बलिदान के बराबर थी। ऐसा लगता है कि अभी और भी बड़े रहस्य खोजे जाने बाकी हैं, और पाइथन ने अभी सब कुछ नहीं बताया है। खैर, अभी भी 100 साल से ज़्यादा समय बाकी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तब तक आइए बलिदान के इस अनंत चक्र को तोड़ने की कोशिश करें। अगर दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध एक बलिदान था और डार्क डिविनिटी मंदिर उसकी निजी महत्वाकांक्षा थी, तो इस सट्टेबाजी समझौते की सफलता के कारण चेन रुई कोई जोखिम नहीं उठाता। फिर भी उसके पास अभी भी 10 साल का समय था, इसलिए उसे हर पहलू में शैतान से आगे निकलने का पूरा भरोसा था। इनकी तुलना में रसातल ही असली समस्या थी। अब 3 मुख्य वेदियां नष्ट हो चुकी थीं, जिससे रसातल का मुख्य विमान पर हमला काफ़ी देर से रुका था, लेकिन रसातल निश्चित रूप से यहीं नहीं रुकेगा। क्लाउड राइडर साम्राज्य, रहस्यमय पंथ वगैरह को देखते हुए दुनिया को देर सबेर उस रक्तलाल विनाश का सामना करना ही होगा। यदि स्क्रॉल कला, जादू सरणी कला, विभिन्न विषयों और रणनीतियों सहित को पारित किया गया और आगे बढ़ाया गया, भले ही चेन रुई और अन्य अब मौजूद नहीं थे, रसातल से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। कीमिया के जीवों में सेनापति के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का विशेष गुण होता था। अगर जादुई सरणी का जोड़ सफल हो जाता तो वे सबसे भयानक युद्ध मशीनें बन जाते, खासकर उच्च स्तरीय जीव। उनमें उच्चतर स्तरों के जीवों से लड़ने की क्षमता भी हो सकती थी। चेन रुई ने क्रिस्टल फीनिक्स को जादुई व्यूह के ज्ञान और अपने विचारों के बारे में बताया। क्रिस्टल फीनिक्स ने तुरंत संबंधित शोध और प्रयोग ईमानदारी से करने शुरू कर दिए। ये सब करने के बाद चेन रुई कैथरीन, एडलिन और अन्य लोगों के साथ डार्क मून सिटी लौट आया। ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला डार्क मून एस्टेट के भीतर थी। चेन रुई ने स्टारशिप का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने अपनी स्थानांतरण शक्ति को सक्रिय कर लिया और कुछ देर बाद डार्क मून पहुंच गया। अब ज्यादातर रिश्तेदार और दोस्त प्रशिक्षण के लिए भयानक तैरते हुए देश में थे। एथेना गर्भवती थी। किया और बाकी लोग उसकी देखभाल के लिए महल में ही रुके थे, इसलिए घर कुछ समय के लिए खाली था। चेन रुई सीधे डार्क मून महल पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। जब चेन रुई और अन्य लोग आए तो एथेना की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। चेन रुई, कैथरीन और ओलिफियस, एडेलिन, लालारिया, तुम सब वापस आ गए। एन, तुम अच्छी लग रही हो। कैथरीन ने एथेना की ओर देखा। हालांकि अभी भी समय है, तुम्हें अपने खान पान और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए जो रेसिपी बनाई थी उसी पर चलना। समझ गई, कैथरीन। एथेना ने कैथरीन को देखकर मुस्कुराए और शर्मीली एडेलिन को सिर हिलाकर हाँ कर दी। एथेना हरम मंडली में सबसे लोकप्रिय थी, खासकर अब जब वह मां बनने वाली थी। कैथरीन के साथ उसकी कई बातें एक जैसी थीं। कैथरीन ही थी जिसने उसकी गर्भावस्था को देखा था और एथेना को गर्भावस्था के कई बहुमूल्य अनुभव और सलाह मिली थी। चेन रुई एथेना को गले लगाने ही वाला था कि ओलिफियस ने बढ़त बना ली। मिस ब्लैक ड्रैगन के दिल में एथेना एक अच्छी दोस्त और एक बड़ी फाइनेंसर थी। प्रिंस ऑब्सीडियन के खिलाफ डार्क मून की लड़ाई में भी एथेना ने अपना वादा निभाया और ओलिफियस को खूब पैसा कमाया। उसने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा और आम दिनों में भी उसका ख्याल रखा, इसलिए लड़की के मन में वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 में थी। एथेना, मैंने सुना है कि तुम मां बनने वाली हो। मिस ब्लैक ड्रैगन ने खुशी से अपना कान एथेना के सपाट पेट पर लगाया और सुनने लगी। उसने किसी विशेषज्ञ की तरह सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह एक बढ़िया अंडा होगा। एथेना, चेन रुई। जब वहां चहल पहल थी, चेन रुई को अचानक लगा कि उसकी बाह में फायर फीनिक्स स्टिग्माटा हल्की सी गर्म होने लगी है, और कैथरीन को भी कुछ एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में दूर से उसकी बेटी की खुशी भरी चीख सुनाई दी, मम्मी, पापा। पलक झपकते ही एक लाल रोशनी उड़कर कैथरीन की बाहों में आ गिरी। ये डार्लिंग डोडुओ था। छोटी बच्ची कुछ देर तक मम्मी की बाहों में लेटी रही, फिर उसने चेन रुई की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, पापा गले लगो। चेन रुई मुस्कुराते हुए पास आए, कैथरीन से अपनी नन्ही बेटी को लिया और उसे चूम लिया। उस बच्ची ने पापा के चेहरे पर लार के कई निशान भी छोड़ दिए। हालांकि सुश्री डोडुओ ने जानबूझकर उन चुभती हुई दाढ़ियों से परहेज किया था और कभी कभी अपनी खींचतान से उन्हें हटाने की कोशिश भी की। एथेना ने 3 लोगों के परिवार की आत्मीयता को देखते हुए अनजाने में अपने पेट के निचले हिस्से को छुआ और उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी का भाव आ गया।
तभी दरवाजे पर किया की नाराजगी भरी आवाज़ सुनाई दी, दो अब जब तुम्हारी माँ है तो तुम आंटी किया को नहीं चाहते। और आंटी एलिस, छोटी राजकुमारी लोली ने जल्दी से कहा, वह अपना नाम बनाना चाहती थी। ये सिस्टर एलिस है। डोडुओ ने समय रहते लोली की गलती सुधारी और किया की ओर देखने लगा। चाची किया, डोडुओ भूखा है। ठीक है। किया ने भौहें चढ़ाईं और स्पेस रिंग से खाने का एक बड़ा बैग निकाला और पूरी मेज़ पर भर दिया। डोडुओ तुरंत चेन रुई की बाहों से उछलकर मेज़ की ओर उड़ गया। किया, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चेन रुई मुस्कुराए, हमने नाश्ता कर लिया है और अब दोपहर के भोजन में अभी भी कुछ समय है। नहीं, यह आप सबके लिए नहीं है। किया की बात सुनकर चेन रुई चौंक गया। फिर सामने का दृश्य देखकर चेन रुई के चेहरे पर मुस्कान जम गई। डोडुओ ने पलक झपकते ही खाने से भरी एक मेज खा ली। डोडो, क्या तुम ठीक हो? चेन रुई जल्दी से आया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। छोटी लड़की ने रोते हुए सिर हिलाया और चेन रुई चौंक गई। क्या बात है डार्लिंग? मुझे अभी भी भूख लगी है। टीएल, अच्छा अंडा और डोडुओ का ड्रैगन पेट। क्या चेन रुई को पहले कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ड्रैगन जीन मिला था? अध्याय 1085, भूखा पक्षी। चेन रुई को किया से पता चला कि कुछ दिनों से डोडुओ की भूख बढ़ गई है। कल तक तो यह आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। सोते हुए भी वह भूख से जाग जाती और कुछ खाने के लिए रोती। आज किया और एलिस डोडुओ को सड़क पर ले गए और एक बड़ा खाना खाकर वापस आए। घर लौटते ही अप्रत्याशित रूप से छोटी बच्ची पहले से ही भूखी थी। ये सामान्य नहीं था और न ही किसी तरह का हंग्री बर्ड गेम था। चेन रुई और कैथरीन दोनों ने महसूस किया कि डोडुओ की सांसें और भी ज्यादा गड़बड़ा रही थीं। वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। ढेर सारा खाना खाने के बाद भी बच्ची का पेट नहीं भरा था। वह बस चिल्ला रही थी कि उसे भूख लगी है। ठीक है। चेन रुई को अचानक डोडुओ की उस स्थिति का ख्याल आया जब वह इंसानों की दुनिया में था। मन बदलते हुए उसने एक अग्नि तत्व वाला लाल क्रिस्टल निकाला। डोडुओ, उसकी बात पूरी होने से पहले ही नन्ही बच्ची खुशी से उड़कर आई, क्रिस्टल को उठाया और अपने छोटे से हाथ से उसे छुआ। क्रिस्टल की अग्नि तत्व शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी और पलक झपकते ही वह पारदर्शी हो गया और फिर चूर्ण में बदल गया। पिताजी, और चेन रुई को साफ साफ एहसास हुआ कि उसकी अस्त व्यस्त सांसें थोड़ी शांत हो गई हैं और आखिरकार उसे यह बात समझ आ गई। उसने जल्दी से कुछ और टुकड़े निकाले। पलक झपकते ही अग्नि तत्व क्रिस्टल एक बार फिर अवशोषित हो गया। पिताजी, डोडुओ अभी भी खाना चाहता है। इसे खाना नहीं कहते बेबी, इसे ऊर्जा सोखना कहते हैं। चेन रुई ने गोदाम में आग से जुड़ी सारी चीज़ें निकाली और उन्हें एक पहाड़ की तरह ढेर कर दिया। उनमें से कुछ तो कीमती चीज़ें भी थीं, लेकिन अपनी प्यारी बेटी की खातिर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह छोड़ न सके। डोडुओ ने अग्नि तत्व क्रिस्टल और वस्तुओं के ढेर को चकाचौंध भरी नज़रों से देखा और उनकी ओर झपटा। पिताजी वास्तव में अद्भुत हैं। अपनी बेटी को क्रिस्टल और सामग्रियों में खुशी से लौटते हुए देखकर चेन रुई को राहत महसूस हुई। डोडुओ को एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाना चाहिए था जिसके लिए बहुत अधिक अग्नि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे भूख लगती रहती है। चेन रुई के शब्दों ने सभी को राहत की सांस दी। बॉस, ओलिफियस ने चमकते क्रिस्टल को देखा, ये चीज़ें महंगी हैं। बिल्कुल। लालारिया, जो खुद भी एक ड्रैगन थी और जिसकी प्रशंसा करने की क्षमता बहुत अच्छी थी, उसकी आंखें भी चमक रही थीं। यह एक लाल ज्वाला क्रिस्टल है। यह एक अग्नि ड्रैगन गार्नेट है। यह क्या है? क्या ये पौराणिक अल्टीमेट फ्लेम मिस्ट हॉट हो सकता है? ओलिफियस ने जल्दी से पूछा, क्या इस तरह का दिल इतना मूल्यवान है? यह अमूल्य है जो एक शहर खरीद सकता है। एक मिनट रुको डोडो, वह लालारिया की आवाज़ कांप उठी क्योंकि उसने अभी अभी अनमोल अल्टीमेट फ्लेम मिस्ट हॉट को सुश्री डोडो के हाथों में एक सुस्त अपशिष्ट क्रिस्टल में बदलते देखा था। चपटी छाती वाली लोली ने एक दर्दनाक चेहरा दिखाया। एक शहर ऐसे ही खा गया? क्या यह एक शहर के लायक है? मिस ब्लैक ड्रैगन की आंखें हिलते हुए काले क्रिस्टल सिक्कों से भरी थीं और वह तुरंत चेन रुई के पास पहुंची। बॉस, मुझे भी भूख लगी है। मैं भी खाना चाहती हूँ। नहीं, ऊर्जा अवशोषित करो। चेन रुई का आशावाद ज्यादा देर तक नहीं चला। कुछ ही घंटों बाद पहाड़ी जैसे अग्नि क्रिस्टल और जादुई सामग्री सब डोडो द्वारा निगल ली गईं। छोटी बच्ची ने इतनी सारी अग्नि तत्व शक्ति अवशोषित कर ली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ। दरअसल उसे अभी भी भूख लगी थी। चेन रुई ने यह भी देखा कि डोडुओ की अव्यवस्थित सांसें पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई थीं। जाहिर है, अवशोषित ऊर्जा अभी भी पर्याप्त नहीं थी। एथेना ने तुरंत निर्णय लिया, किया एना से कहो कि वह लोगों को तुरंत विभिन्न बाजारों और जादू की दुकानों में ले जाए ताकि वे अग्नि तत्व की सामग्री खरीद सकें। जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। कीमत की कोई सीमा नहीं। किया ने जवाब दिया और जल्दी से बाहर निकल गई। डोडो, कैसा लग रहा है? कैथरीन ने घबराहट में डोडो को गले लगा लिया। यहाँ तक कि महारानी, जो हमेशा से समझदार रही थी, भी इस पल घबराए बिना नहीं रह सकी। मम्मी, मेरा पेट अभी भरा नहीं है।
मुझे अभी भी भूख लगी है। छोटी बच्ची ने पिल्ला जैसी आंखों से कैथरीन को देखा। रुको, डोडो, आंटी किया और आंटी इना थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाएंगी। चेन रुई ने अपनी बेटी को मना लिया, लेकिन उसकी नज़रें और भी ज्यादा चिंतित लग रही थीं, क्योंकि उसने अभी अभी जो कुछ गोदाम से निकाला था वह बेहद कीमती चीज़ें थीं। इसकी तुलना में डार्क मून में अग्नि तत्व वाली चीज़ें गुणवत्ता और मात्रा में बहुत घटिया हैं। मुझे डर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किया और इना द्वारा क्रमिक रूप से बड़ी संख्या में अग्नि तत्व सामग्री प्राप्त करने के बाद डोडो द्वारा अवशोषित होने के बाद भी ये पर्याप्त नहीं था। अब तक रात हो चुकी थी और दीपक आत्माओं ने रात का खाना परोस दिया था। डोडुओ की हालत की चिंता में दोपहर तक सभी ने मुश्किल से कुछ खाया। अब खाने का समय हो गया था, लेकिन किसी को भूख नहीं लग रही थी। केवल एथेना, जो गर्भवती थी, को कैथरीन ने जबरदस्ती कुछ खाने को कहा। यह महसूस करते हुए कि डोडुओ की सांसें और भी अस्थिर होती जा रही हैं, चेन रुई ने दांत पीसकर भंडारण गोदाम से एक वस्तु निकाली। जैसे ही यह वस्तु दिखाई दी, आसपास का माहौल अचानक गर्म हो गया। ये हीरे के आकार का एक अद्भुत लाल पत्थर था। पहली नज़र में ये जलने का भ्रम पैदा करता था, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह से भ्रम नहीं था। अगर चेन रुई की इस वस्तु की अधिकांश शक्ति को रोकने की क्षमता न होती, तो उस भयानक गर्मी में आसपास की हर चीज़ जलकर राख हो जाती। अग्नि उत्पत्ति का टुकड़ा। अग्नि मूल अंश वह ट्रॉफी थी जो चेन रुई ने डिलोस्रो के खिलाफ लड़ाई में जीती थी। ऑल स्टार गॉड्स व्यू के अपने अंतिम प्रहार की शक्ति से डिलोस्रो नष्ट हो गया और गायब हो गया। अग्नि मूल अंश, जिसका उपयोग निराशा की ज्वाला में विलय करने के लिए किया गया था, चेन रुई द्वारा प्राप्त किया गया था। अग्नि मूल अंश एक विशेष वस्तु थी जिसे केवल तत्व राजा ही सक्रिय कर सकता था। इसमें अपार शक्ति थी। चेन रुई को नहीं पता था कि इसका डोडो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने मूल रूप से मानव लोक में जाकर वादे के अनुसार इसे अग्नि तत्व राजा ओमाटन को देने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। डोडो को अग्नि के मूल अंश की शक्ति का स्पष्ट आभास हो गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर को पकड़ा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से चमक उठीं। चेन रुई को यह देखकर राहत मिली कि डोडुओ पर उच्च तापमान की शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। अग्नि स्रोत का टुकड़ा डोडुओ के हाथों में पड़ते ही भयानक उच्च तापमान तुरंत एक कोमल एहसास में बदल गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अग्नि मूल अंश की शक्ति प्रबल थी। डोडुओ ने चाहे कितनी भी शक्ति अवशोषित कर ली हो, अग्नि तत्व की सांस जरा भी कमजोर नहीं हुई थी। डोडुओ अब भूख का रोना नहीं रो रही थी। उसने अग्नि स्रोत का टुकड़ा पकड़ा और कुछ देर खेलती रही। जल्द ही वह चेन रुई के शरीर पर सो गई। अपनी बेटी के सो जाने के बाद उसके शांत छोटे चेहरे को देखकर चेन रुइन को लगा कि उसकी अस्त व्यस्त सांसें आखिरकार शांत हो गई हैं, इसलिए उसने अंततः अपने तनावग्रस्त मन को छोड़ दिया। नींद में भी डोडुओ के हाथ अभी भी आग के मूल टुकड़े को कसकर पकड़े हुए थे। उसे मेरे पास छोड़ दो। कैथरीन ने चेन रुई के हाथ से डोडुओ को ले लिया। मैं उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए ले जाऊंगी। चेन रुई ने सिर हिलाया और दीपक आत्मा रक्षकों ने कैथरीन को पीछे के बेडरूम में ले जाया। डोडुओ को ठीक देखकर सुश्री ब्लैक ड्रैगन, जो परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, भी अपनी ऊर्जा वापस पा गई। उसने चिल्लाकर कहा कि वह कुछ देर पहले ही भूख से मरने वाली थी और उसने बहुत समय से डार्क मून का खाना नहीं चखा था, इसलिए उसने राजकुमारी रिटेल स्टोर में दावत करने और मृत सागर में पहले हुए चमत्कारी रोमांच को साझा करने का प्रस्ताव रखा। मेज़बान और अच्छी दोस्त होने के नाते एलिस स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकी। उसने चेन रुई पर उम्मीद भरी नजरें डालीं, लेकिन चेन रुई ने एथेना की तरफ देखा और राजकुमारी लोली से माफ़ी मांगते हुए कंधे उचका दिए। केया ने आंखें घुमाईं और माफ़ी मांगते हुए कहा कि कल रात एक भूखे पक्षी की देखभाल करने के बाद वह बहुत थक गई थी, इसलिए उसे थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत थी। आखिरकार वह भी रुक गई। राजकुमारी लोली ने असंतोष से मुंह फुला लिया। मिस ब्लैक ड्रैगन, जो मुफ्त का खाना चाहती थी, के ज़बरदस्त दबाव को झेलने में असमर्थ, उसने एडेलिन, लालारिया और ओलिफियस को साथ लेकर आखिरकार बड़े स्तनों वाली दोस्तों की एक टीम बनाई। वे डार्क मून के प्रिंसेस रिटेल स्टोर की ओर चल पड़े। तुम एलिस के साथ क्यों नहीं जाते? एथेना ने चेन रुई की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था। क्या तुम नहीं देखते कि वह तुम्हें कितना याद करती है? क्या तुम देख नहीं रही हो कि मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आ रही है? चेन रुई ने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट दी और किया की ओर हाथ हिलाया। एक सेक्कुबस, जिसने अभी अभी जम्हाई ली थी और कहा था कि वह अपनी नींद पूरी करना चाहती है, तुरंत उत्साहित होकर उसके पास आ गई। सभी शब्द का प्रयोग बहुत जोर देकर किया गया है। छोटी सेक्कुबस ने चेन रुई को एथेना के साथ गले लगाया। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था, लेकिन उसकी आवाज़ में नाराजगी भरी आहें थीं। चेन रुई ने झुंझलाहट में सेक्कुबस की नाक खुजाते हुए कहा, अगर तुम यही कह रही हो तो मुझे सब शब्द हटाना होगा। एथेना, चलो अकेले में बातें करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। तुम बहुत छोटी हो। किया तो बस मजाक कर रही है। एथेना ने अपनी अच्छी बहन का समर्थन किया।
वह किया की सराहना कर रही थी जो इन दिनों उसकी और डोडुओ की देखभाल में व्यस्त थी। हमम, एथेना सबसे अच्छी है, उस बेरहम आदमी से कहीं बेहतर। छोटी नौकरानी ने ऐसा कहते हुए जानबूझकर अपना हाथ उस आदमी के एक खास हिस्से पर ले गई। चेन रुई ने जल्दी से उस साहसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी इतनी शरारती हो गई? क्या हम चुपचाप बातें नहीं कर सकते? ओह ठीक है, आज एथेना की बारी होनी चाहिए। छोटी सक्कुबस ने एथेना से चुपके से कहा, अरे मैडम चलो बात करते हैं। क्या हम आज रात कपड़े बदल लें? क्या बदलाव? एथेना शर्मा गई और जानबूझकर पूछा, हे मुझे भी इसमें शामिल क्यों नहीं कर लेते? अगली बार जब मेरी बारी आएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। थरीसम का जिक्र आते ही छोटी सक्कुबस खास तौर पर जोश में आ गई। बकवास बंद करो, तुम मुझे क्या समझते हो? चेन रुई ने सुकुबस की कमर पर थपथपाया। मैंने कहा था चुपचाप बातें करो और तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा है। छोटी सी सुकुबस ने उसे आंख मारी, उसके कान में झुकी और बोली, फिर जब यह चुपचाप बातचीत खत्म हो जाएगी तो हम तीनों ध्यान लगाकर इसका गहराई से अध्ययन करेंगे, ठीक है? चेन रुई को लगा कि किया ने बात करते हुए उसके कान के लोब को चाटा है और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक पल के लिए उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका और एक खास हिस्से में एक हल्की सी सहज प्रतिक्रिया हुई। जाहिर है इसका मुख छोटी सी सक्कुबस ने अभी अभी अपनी मोह प्रतिभा का इस्तेमाल किया था। ओह ठीक है। इसके बाद चेन रुई ने इस साहसिक अनुभव के बारे में बताया। धीरे धीरे किया भी इस पर मोहित हो गई। चेन रुई, आपने अभी कहा कि सितारों का शहर अब एक उड़ता जहाज बन गया है। ये सही है, यह उन अंतरिक्ष कहानियों जैसा है जो मैंने तुम्हें पहले सुनाई थी। भविष्य में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से एक तरफ रख देंगे और स्टारशिप लेकर ब्रह्मांड समेत कई जगहों की सैर करेंगे, ठीक है? एथेना और किया दोनों अपनी लालसा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकीं। इस समय कैथरीन की चिंतित आवाज सुनाई दी, चेन रुई जल्दी आओ। डोडुओ। चेन रुई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तुरंत बेडरूम में आ गई। डोडुओ की आंखें कसकर बंद हो गईं जब वह आग के टुकड़े को पकड़े हुए कांप रही थी। वह चिल्ला रही थी, बहुत ठंड है। जैसे ही चेन रुई ने अपनी बेटी के शरीर को छुआ उसे बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। वह चौंके बिना नहीं रह सका। क्या हो रहा है? पता नहीं। डोडुओ बस थोड़ी देर सोई, फिर वो ठंड से रोने लगी। मैंने लाल पत्थर हटाने की कोशिश की और उसका शरीर और भी ठंडा हो गया। चेन रुई ने कुछ पावर सपोर्ट डालने की कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमें क्या करना चाहिए? कैथरीन चिंतित और असमंजस में दिख रही थी। अपनी सामान्य शांति पूरी तरह खो चुकी थी। अब वह दानव लोक की सर्वोच्च ऋषि या महारानी नहीं थी, वह तो बस एक साधारण माँ थी। डोडुओ के पास अग्नि गुण वाला शरीर है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह अग्नि मूल अंश के कारण हुआ उत्परिवर्तन हो सकता है? फिलहाल इसका एक ही उपाय है। चेन रुई ने गहरी सांस ली, जाओ और अग्नि मूल अंश के स्वामी को खोजो। मैं भी आऊंगी। कैथरीन ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। टीएल, क्या वह बर्फ और आग के दोहरे तत्व वाली काया में विकसित होती है? अध्याय 1086 ड्रैगन हॉर्न सिटी। चूंकि डोडुओ का शरीर अग्नि तत्व का था, इसलिए यह विशेष स्थिति संभवतः अग्नि मूल अंश से संबंधित थी। इसलिए चेन रुई ने दिव्य उपचार या औषधि का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि स्थिति और बिगड़ जाए। सबसे अच्छा तरीका अग्नि तत्व राजा ओमाटन को ढूंढना था। चेन रुई को नहीं पता था कि ओमाटन या अग्नि तत्वों का अड्डा कहाँ है, लेकिन एक व्यक्ति जरूर जानता था, पवन तत्व राजा सेठिन। चेन रुई की ओमाटन से 2 बार मुलाकात पवन तत्वों के क्लाउड पैलेस में हुई। चेन रुई ने एथेना और किया को, जो बाद में वहां पहुंची, स्थिति समझाई। कैथरीन ने भी संचार ताबीज के जरिए लिलिज और फ्रेंड से संपर्क किया। राजनीतिक मामलों को फिर से व्यवस्थित करने के बाद दोनों ने बिल्कुल भी देर करने की हिम्मत नहीं की। चेन रुई ने कैथरीन और उसकी बेटी को रात भर स्टार गेट से आगे ले जाने के लिए टॉवर ऑफ ग्लोरी का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वे मानव दुनिया में स्टॉर्म द्वीप पहुंचे। चेन रुई तुरंत बादल महल में आया। उसे निराशा हुई जब पवन तत्व राजा सेठिन महल में नहीं था। महल में मौजूद कुलीन वायु तत्वों के अनुसार रॉयल हाइनेस किंग को कुछ दिन पहले अग्नि तत्व राजा द्वारा महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए लालज्वाला पर्वत श्रृंखला में फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। रेड फ्लेम पर्वत श्रृंखला मानव दुनिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित थी, जबकि फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी रेड ईगल साम्राज्य की मुख्य शिराओं में से एक थी। लाल चील साम्राज्य मानव जगत का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 में शुमार था, लेकिन इस पूर्व साम्राज्य का अधिकांश भूभाग पड़ोसी देश ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ये ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के सम्राटों की कई पीढ़ियों की श्रमसाध्य योजना और प्रबंधन का परिणाम था। मूल लाल चील साम्राज्य लगातार विभाजित और कमजोर होता गया था। शीर्ष साम्राज्य, जो कभी 2 पवित्र साम्राज्यों के साथ तालमेल बिठाता था, लगातार कमजोर होता गया।
10 साल पहले यह अंततः ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का एक जागीरदार बन गया और पूरी तरह से लेक्स द ग्रेट के नियंत्रण में आ गया। चेन रुई ने लाल चील साम्राज्य के बारे में तभी सुना था जब वह स्वर्ण संपदा का स्वामी था। अब वह न तो स्वामी था और न ही राजकुमार, इसलिए इन बातों का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह बस यही चाहता था कि तुरंत भड़कते सूर्य ज्वालामुखी की ओर दौड़े, अग्नि तत्व के राजा ओमार्टन को ढूंढे और अपनी बेटी की बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करे। अगली सुबह चेन रुई और कैथरीन डोडुओ को ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के पूर्व में ड्रैगन टूथ सिटी के सराय में ले गए, फिर वे केंद्र में ड्रैगन हॉर्न सिटी के लिए एक गाड़ी ले गए। पापा, क्या आप थक गए हैं? डोडुओ ने कैथरीन की बाहों से अपना शरीर ऊपर उठाया और चेन रुई के चेहरे को चूमा। इस बार छोटी बच्ची ने पापा की चुभती दाढ़ी को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं ठीक हूँ। चेन रुई ने अपनी बेटी की चोटी को छुआ। कल रात वह समुद्री क्षेत्र के नक्शे के अनुसार रात भर इधर उधर घूमता रहा। अपरिचित इलाके और समुद्री क्षेत्र के हस्तक्षेप के कारण वे लगभग भटक ही गए थे। सौभाग्य से बहुत समय बर्बाद करने के बाद उसे ड्रैगन टूथ सिटी का स्थान मिल गया। आखिरकार समुद्र में नौकायन करते समय रेत के लोग ही असली नेविगेशन विशेषज्ञ होते हैं। चेन रुई खुद एक अस्थायी कप्तान मात्र था और जादुई नक्शे का इस क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए समुद्री क्षेत्र का नक्शा अनिवार्य रूप से गलत था। चेन रुई की बिजली की खपत मुख्य रूप से टॉवर ऑफ ग्लोरी को बनाए रखने के कारण थी, लेकिन रात भर में ड्रैगन टूथ सिटी तक पहुंचने में सक्षम होना भी जहाज लेने की तुलना में बहुत तेज था। डोडुओ कल रात कैथरीन के साथ टावर ऑफ ग्लोरी में था। वह अभी भी बर्फ जैसी ठंड और आधी नींद में कांप रही थी और अभी तक जागी नहीं थी। दिन में जागने के बाद उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी असहनीय ठंड महसूस होती थी। पिताजी, मैं आपके कंधों की मालिश करूंगी। डोडुओ चेन रुई के शरीर पर लेट गई और अपनी छोटी मुट्ठियों से उसके कंधों पर थपथपाने लगी। वाह, डोडुओ कितनी ताकतवर है। पापा को अचानक थकान नहीं होती। चेन रुई के शब्दों ने डोडुओ को और जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया, लेकिन चेन रुई ने अपनी बेटी से ज्यादा मेहनत नहीं करवाई। उसने मुड़कर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। चेन रुई को वह दृश्य याद आ गया जब वह बचपन में बीमार था और उसके माता पिता उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। हालांकि उसके माता पिता की आवाज़ें और मुस्कान उसकी याददाश्त में धुंधली थीं, लेकिन आलिंगन की गर्माहट बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल उसकी आज की यादों जैसी। कैथरीन ने चेन रुई की भावनाओं को भांप लिया और उसका हाथ हल्के से थाम लिया। चेन रुई ने कैथरीन को सिर हिलाकर हाँ कर दी। इस पल उनके दिल अचानक एक हो गए। हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य और रेड ईगल साम्राज्य के बीच का सीमावर्ती शहर ड्रैगन विंग सिटी था। ड्रैगन टूथ सिटी से सीधे ड्रैगन विंग सिटी जाने में बहुत समय लगता था। ड्रैगन टूथ सिटी में चेन रुई की पूछताछ के अनुसार सबसे समय बचाने वाला तरीका पहले ड्रैगन हॉर्न सिटी जाना था। साम्राज्य की दूसरी ग्रिफॉन सेना थंडर लीजन ड्रैगन हॉर्न सिटी में तैनात थी। अगर वह संपर्कों के जरिए पैसे खर्च करने को तैयार होता तो वह सैन्य ग्रिफॉन पर सवार होकर ड्रैगन विंग सिटी तक जा सकता था। वे ग्रिफन अच्छी तरह प्रशिक्षित थे, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी तथा वे वहां पहुंचने के लिए सबसे तेज मार्ग का चयन कर सकते थे। चेन रुई ने सोचा कि अगर वह इस तरह के ग्रिफॉन का इस्तेमाल कर सके अपनी विश्लेषणात्मक आंखों और विभिन्न औषधि वर्धक क्षमताओं के साथ, तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन विंग सिटी तक सामान्य से ज़्यादा तेजी से पहुंच पाएगा। जहां तक पैसों की बात है तो वह उसके विचार में बिल्कुल भी नहीं था। चेन रुई ने सबसे अच्छी गाड़ी किराए पर ली और ड्रैगन हॉर्न सिटी तक पहुंचने में उसे 3 दिन लगे। ड्रैगन हॉर्न शहर की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। शहर में प्रवेश करने पर भी कड़ी जांच करनी पड़ती थी। कहा जाता था कि एक खास वीआईपी सेना के कामकाज का निरीक्षण करने ड्रैगन हॉर्न शहर आया था। जब चेन रुई शादी करने के लिए ब्लू ग्लोरी एम्पायर गया तो उसने बहुत सारी तैयारियां कर रखी थीं। अपने परिवार की मौजूदगी के साथ उसने आसानी से प्रसिद्ध चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक व्यापारी के रूप में निरीक्षण पास कर लिया। गाड़ी के सराय पहुंचने के बाद चेन रुई ने सबसे पहले ठहरने के लिए एक होटल ढूंढा। जब वह बाहर जाने वाला था तो डोडुओ ने विनती की कि वह साथ खेलने के लिए बाहर जाना चाहती है। कैथरीन जानती थी कि उसकी बेटी कुछ दिनों से गाड़ी में है, इसलिए वह काफ़ी देर से ऊब चुकी थी। वह यहाँ आराम करने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? इसके अलावा अगर वह भावनात्मक रूप से अस्थिर थी तो यह उसकी स्थिति के लिए हानिकारक होगा। उसने चेन रुई से प्रस्ताव रखा कि वह डोडुओ को खरीदारी के लिए ले जाए, जबकि चेन रुई थंडर लीजन से पूछताछ करने जाए। इस बारे में सोचने के बाद उसने कैथरीन को एक जादुई फ़ोन दिया और उसे संपर्क बनाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल करना सिखाया। इस तरह का जादुई फ़ोन दानव लोक में पहले कभी नहीं आया था। यह मानव जगत में उसकी बनाई हुई नई चीज़ थी। ड्रैगन और चर्च के जरिए जादुई फ़ोन अब लोकप्रिय हो गए थे। ड्रैगन हॉर्न सिटी जैसी बड़ी जगहों पर जादुई गेम सिग्नल टावरों पर आधारित विशेष बफ सिग्नल स्टेशन थे, जिससे कॉल ज़्यादा स्पष्ट हो जाती थीं।
कैथरीन हमेशा की तरह एक लबादा और घूंघट पहने हुए थी। वह डोडुओ को गोद में लिए सड़क पर चल रही थी। हालांकि यहाँ की तीव्र प्रकाश तत्व की सांसें कैथरीन के लिए थोड़ी भारी थीं, जो दानव लोक के वातावरण की आदि थी, फिर भी वह एक अर्धदेव स्तर की शक्ति थी। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे उसमें ढल गई। इसके विपरीत सुश्री डोडुओ को कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह अपने आसपास की सभी नवीनताओं को खुशी से देख रही थी और बहुत खुश लग रही थी। कैथरीन ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, जिससे वह एक साधारण इंसान जैसी लग रही थी। हालांकि उसने अपना असली चेहरा छिपा रखा था, फिर भी उसका रहस्यमय और सुंदर स्वभाव और उसकी गोद में एक प्यारी सी बच्ची सबका ध्यान खींच रही थी। मम्मी, यह क्या है? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। डोडुओ ने एक विक्रेता द्वारा बनाई गई रुई की कैंडी की ओर इशारा करते हुए पूछा। कैथरीन के लिए, जो पहली बार इंसानी दुनिया में आई थी, ये भी अनोखी बातें थीं। उसने सिर हिलाया। अगर डोडुओ को पसंद आया तो मम्मी तुम्हारे लिए खरीद लेंगी। सुंदर महिला, प्यारी बच्ची, यह एक खास जादुई मार्शमेलो है। इसके 4 फ्लेवर हैं। एक फ्लेवर 3 सफ़ेद क्रिस्टल सिक्कों के लिए, 4 फ्लेवर 10 सफ़ेद क्रिस्टल सिक्कों के लिए। मुझे प्रत्येक स्वाद का एक दो। अब जब डोडुओ के पास अग्निमूल टुकड़ा था तो उसे पहले जैसी भूख नहीं लगती थी, लेकिन छोटी लड़की अभी भी स्नैक्स खाना पसंद करती थी। हालांकि कैथरीन एक महारानी थी, लेकिन वह अक्सर गुप्त रूप से यात्रा करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास थोड़े बहुत खुले पैसे होते थे। उन्होंने फेरीवाले को देने के लिए एक काला क्रिस्टल सिक्का निकाला। फेरीवाला थोड़ा कड़वा लग रहा था। सुंदर महिला, यह मूल्य बहुत अधिक है, मेरे पास खुला पैसा नहीं है। कैथरीन कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसे किसी की लालच भरी निगाहों का एहसास हुआ। उसने बगल से देखा तो दूर कुछ लोगों का समूह दिखाई दिया। अधेड़ उम्र के एक आदमी ने डोडुओ को गौर से देखा। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह आग के मूल टुकड़े को घूर रहा था। इस समय अग्नि उत्पत्ति के टुकड़े को चैन रुई ने एक विशेष धातु से ढक दिया था और एक छोटे लालटेन के आकार का पेंडेंट बना दिया था, जो डोडुओ की गर्दन पर लटका हुआ था। सर लावडिनो, क्या आपको वह महिला पसंद आई? एक रईसा दिखने वाला युवक हंसा। हालांकि वह महिला अच्छी तरह से ढकी हुई है, फिर भी उसका स्वभाव असाधारण है। मुझे पहली नज़र में ही लग रहा है कि वह कोई साधारण व्यक्तित्व वाली नहीं है। लेकिन मेरी याददाश्त में ड्रैगन हॉर्न शहर की महिलाओं में ऐसी कोई रहस्यमयी सुंदरता नहीं दिखती। क्या आप चाहेंगे कि मैं उसे सर से बात करने के लिए बुलाऊं? मुझे उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी लावडिनो ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र अग्नि तत्व के टुकड़े पर नहीं पड़ी। मुझमें एक खास तरह की संवेदनशीलता है। उस छोटी बच्ची के गले में जो हार है, वो अग्नि तत्व का एक बहुत ही शक्तिशाली खजाना लगता है। असल में उसे एक साधारण खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी बर्बादी है। मैं समझ गया। सर, जैसे शाही जादूगर की नज़र में आने वाली चीज़ कोई आम बात नहीं है। युवक ने उदासीनता से कहा। ऐसी स्थिति में मैं उस खजाने को उसके योग्य गुरु को लौटा दूंगा ताकि वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके। धन्यवाद सर, ड्रैगन हॉर्न सिटी के सम्मानित अतिथि हैं। एक मकान मालिक होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ। यह एक मामूली बात है तो फिर विनम्र होने की क्या ज़रूरत है? इस समय डोडुओ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ मार्शमेलो का एक निवाला खा लिया था। ये बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी, आप भी इसे खा सकती हैं। इतना कहकर डोडुओ ने कैथरीन का पर्दा उठाया और उसे मार्शमेलो खिलाया। वह तथाकथित शाही जादूगर तो बस दानव अधिपति स्तर का ही था। कैथरीन ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना मुंह खोला, मार्शमेलो का एक निवाला खाया और मुस्कुराई। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। डोडुओ सबसे अच्छा है। अगर तुम कुछ स्वादिष्ट खाओगी तो मम्मी को याद रखना। हालांकि कैथरीन ने जल्दी से घूंघट ओढ़ लिया, लेकिन युवक ने उस चौंका देने वाली नज़र की एक झलक पाली और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह पहले तो पहरेदारों को भगाना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। दुनिया में एक ऐसी खूबसूरत औरत है। राजकुमारी पर लैंडबिस भी औसत दर्जे की मानी जाती है। सर लावडिनो, आप मुझसे इस औरत को नहीं छीन सकते। खजाना और छोटी बच्ची आपकी हैं, ये औरत तो मेरी है। लावडिनो की नज़र आग के टुकड़े पर टिकी थी। उसने कैथरीन के चेहरे पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने लापरवाही से सिर हिला दिया। कैथरीन ने यह बात साफ साफ सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। वह जाने ही वाली थी कि उसने उस युवक को आते देखा। सुंदर मैडम, मैं बोटुली हूँ, ड्रैगन हॉर्न सिटी के नगर स्वामी का बेटा। क्या मुझे मैडम को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करने का सम्मान मिलेगा? मुझे माफ़ करना, मेरे पास समय नहीं है। कैथरीन ने इन लोगों की बातचीत बहुत पहले ही सुन ली थी और वह जानती थी कि दूसरे पक्ष के इरादे बुरे हैं। अब चेन रुई एक ग्रिफॉन पाने की कोशिश में सेना में जा रहा था। डोडुओ की हालत प्राथमिकता थी, इसलिए वह परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती थी। मेरे पति मुझे जल्द ही ले जाएंगे। लगता है तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि तुम्हें किसने बुलाया है। बोर्तुली मुस्कुराते हुए बोली। चूंकि मैंने कह दिया है, इसलिए तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि मैं बोर्तुली हूँ।
लेकिन अगर तुम अब भी अपने बच्चों या अपने पति से मिलना चाहती हो तो बस मेरी बात मानो, वरना मुझे उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देने में कोई आपत्ति नहीं है। अज्ञानी। कैथरीन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अध्याय 1087, फीनिक्स बनाम पवित्र ड्रैगन। घूंघट हटने पर जो झलक दिखी वह बेहद मनमोहक थी। बोर्तुली को लगा कि उसने पहले कभी किसी औरत पर इतना अधिकार नहीं जमाया था। उसे अपनी नज़र पर गर्व था। हालांकि यह औरत कोई आम इंसान नहीं है, वह अपने बच्चों के साथ अकेली सफ़र कर रही है और उसके साथ कोई पहरेदार भी नहीं है, इसलिए उसे कुलीन नहीं होना चाहिए। अगर वह शक्तिशाली भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस ड्रैगन हॉर्न सिटी में, जहां मेरे पिताजी शहर के स्वामी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं, बोरतुली लाकने, न पा सकूं। इतना ही नहीं, राजधानी के नवोदित शाही जादूगर सर लावडिनो भी उस छोटी बच्ची को हार पहनाना चाहते हैं। इसके लिए भी मेरे पिता वजोरोन पूरा सहयोग देंगे। ठीक है, अगर मैं इस छोटी बच्ची को बंधक बना लूं तो मैं इस सुंदरी को आज्ञाकारी रूप से वश में जरूर कर पाऊंगा। तभी उसने उस स्त्री के मुंह से अज्ञानी शब्द सुना। उसका पूरा शरीर मानो बर्फ की ठंडी खाई में गिर गया हो। उसके शरीर से लेकर आत्मा तक एक भयानक शक्ति ने उसे चीर डाला था। राहगीरों ने बोरतुली को स्थिर खड़ा देखा, फिर वह कांप उठा और थरथराने लगा। पसीना, नाक और आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसकी पैंट के निचले हिस्से से आती बदबू की हल्की सी गंध आ रही थी। शाही जादूगर लावडिनो अचंभित रह गया। उस रहस्यमयी औरत को, जो छोटी बच्ची के साथ गई थी, देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है उसने किसी गलत इंसान को नाराज कर दिया हो। बोर्तुली उस नगर स्वामी का बेटा था जो उसके साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जाता था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो न सिर्फ उसकी बदनामी होती, बल्कि नगर स्वामी वजोरोन को समझाना भी मुश्किल होता। सबसे खास बात यह थी कि लावडिनो अग्नि तत्व रत्न पाने के लिए दृढ़ था। वह जोर से चिल्लाया और तुरंत कैथरीन के पीछे आ गया और कैथरीन पर आग बरसा दी। आसपास के लोग उस जबरदस्त बल से पीछे हट गए। सबसे नज़दीकी फूड विक्रेता जो कपास की कैंडी बेच रहा था, उड़ गया और उसके हाथ में रखे काले क्रिस्टल के सिक्के भी जमीन पर गिर गए। जब लोगों ने जादूगर द्वारा छोड़ी गई लपटों को बच्चे को पकड़े हुए महिला की ओर उड़ते देखा तो वे आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके। जब लौ पास आने ही वाली थी, कैथरीन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। लावडिनो को लगा कि उसके नियंत्रण में मौजूद शक्तिशाली ज्वाला किसी मिट्टी की दीवार से टकरा गई है। वह पल भर में गायब हो गई। उसने बस उसे देखा। इस नज़र की ताकत यही नहीं रुकी। लावडिनो के मन में आवेशित आत्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे उसके शरीर में जादुई शक्ति का एक जोरदार झटका लगा। उसने मुंह भर खून थूक दिया। कितनी भयानक शक्ति! ये औरत कौन है? लावडिनो चौंका और उसकी नज़र उस काले क्रिस्टल सिक्के पर पड़ी जो उसके बगल वाले फेरीवाले ने जमीन पर गिरा दिया था। वह चौंक गया और उसने तुरंत किसी खास अलर्ट को सक्रिय कर दिया। इस समय बोटुली के पहरेदार कैथरीन की ओर दौड़ पड़े थे। कैथरीन हिलती हुई तो दिख रही थी, लेकिन पहरेदारों को मानो किसी अदृश्य शक्ति ने दूर फेंक दिया हो। वे दूर जमीन पर गिर पड़े और कुछ देर तक उठ नहीं पाए। अब वह समय आ गया था जब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी और निगरानी बल सामान्य से कई गुना ज्यादा था। जल्द ही बड़ी संख्या में पहरेदार आ गए। कैथरीन इन लोगों से उलझना नहीं चाहती थी। उसकी आकृति चमक उठी और वह दूर हटने ही वाली थी, लेकिन 2 बार हटने के बाद वह बस 10 मीटर ही दूर हटी, मानो किसी बल ने जगह को सीमित कर रखा हो। कैथरीन की नज़र 2 आकृतियों पर टिकी थी। एक मूंछों वाला अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा और शरीर तीखा था। दूसरा चांदी के बालों वाला एक नौजवान था जिसकी भौहें ऊंची और भौहें उदास थीं। ये वह युवक था जिसने अभी अभी जगह सीमित करने की क्षमता सक्रिय की थी। तुम कौन हो? यहाँ आने का क्या मकसद है? मूंछों वाला आदमी कुछ देर तक कैथरीन को देखता रहा। जाहिर है उसे उसकी अथाह सांसों का एहसास हो रहा था, इसलिए वह बहुत सतर्क लग रहा था। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। उन 2 नासमझों ने मुझे उकसाने की पहल की। मैं दयालु रही हूँ, कैथरीन ने हल्के से कहा। ये दोनों ड्रैगन होने चाहिए। मूंछों वाले अधेड़ की ताकत किंगडम लेवल की चरम अवस्था है, जबकि चांदी के बालों वाले उस युवक की ताकत मुझसे थोड़ी ऊपर है। हालांकि वह इन दोनों लोगों से नहीं डरती थी। उसे डर था कि डोडुओ को फंसाया जाएगा और इस तरह की लड़ाई उसकी राक्षसी पहचान को ही उजागर करेगी। अगर वह संघर्ष से बच सकती थी तो वह लड़ना नहीं चाहती थी। गुरुजी, सावधान रहें, लावडिनो ने दूर से अनिच्छा से कहा। यह महिला ब्लैक डेथ अनुयायी है। जब आसपास के लोगों ने ब्लैक डेथ फॉलोअर शब्द सुना तो वे घबरा गए और भाग गए। ब्लैक डेथ फॉलोअर हाल ही में बहुत सक्रिय था, जिसके कारण दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाएं हुईं। यहाँ तक कि पवित्र साम्राज्य के 2 सम्राटों की भी कई बार हत्याएं हुईं। पता चला कि आप उसके गुरु हैं। पहले मैं ये बता दूं कि मैं ब्लैक डेथ अनुयायी नहीं हूँ। अगर आप मुझे उकसाना चाहते हैं तो आपको इसके परिणामों पर विचार करना होगा। कैथरीन की शक्ति धीरे धीरे प्रकट हुई। मेरा सिद्धांत है कि अगर आप मुझे नाराज नहीं करते तो मैं किसी को नाराज नहीं करूंगी,
अगर कोई मुझे नाराज करता है तो मैं मरते दम तक लड़ूंगी। अर्धदेव की सांस ने चांदी के बालों वाले युवक को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, और मूंछों वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी एक महान दुश्मन का सामना करने के समान चिंतित हो गया। गुरुजी, इसकी कुतर्कों पर ध्यान मत दीजिए। लावडिनो ने हाथ में कुछ पकड़ा। ये वही सिक्का है जिसका उसने अभी इस्तेमाल किया था। मैं इस पर गहरी सांसों का एहसास साफ साफ कर सकता हूँ। मानव जगत की मुद्रा दानव लोक के समान थी, दोनों ही समान भार और बनावट वाले क्रिस्टल सिक्कों पर आधारित थे। मानव जगत की मुद्रा पर आमतौर पर राजा का सिर या राजपरिवार का बैज उत्कीर्ण होता था। बिना किसी निशान वाले क्रिस्टल सिक्के भी चल सकते थे। एक मामूली अंतर यह था कि दानव क्षेत्र के क्रिस्टल सिक्कों में गहरे तत्व की सांस होती थी, जिसे ढूंढना आम लोगों के लिए मुश्किल था। लावडिनो में एक विशेष संवेदन क्षमता थी, इसलिए उसने तुरंत असामान्यता को भांप लिया। मूंछों वाला अधेड़ आदमी लावडिनो का शिक्षक था। ये सुनकर उसने चांदी के बालों वाले युवक की ओर देखा और उसकी राय पूछी। उस सिक्के के बिना भी पवित्र ड्रैगन के परिवार की तरह जो प्रकाश में नहा रहा है। चांदी के बालों वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उस अतुलनीय रूप से समृद्ध और गहरी सांस को साफ महसूस कर सकता हूं जिसे तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो। हमारी ताकत के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते तो। इतना कहते ही दूर खड़े लोगों की आंखों में चांदी के बालों वाला वह युवक एक दूसरे पर चढ़ी हुई छवियों के साथ धुंधला सा हो गया। उनके बीच एक खास जगह थी। उसी समय चांदी के बालों वाला वह नौजवान चांदी की रोशनी में आच्छादित हो गया और एक कवच ने तुरंत आकार ले लिया। उसने विश्वास का कवच इतनी जल्दी सक्रिय कर दिया। जाहिर है वह कैथरीन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहता था। मम्मी, यह एक बुरा आदमी है, इसे मारो। डोडुओ ने स्पष्ट रूप से उस आदमी की शत्रुता महसूस की और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। चूंकि आसपास का स्थान उस विशेष शक्ति द्वारा बंद कर दिया गया था, कैथरीन बच नहीं सकती थी। कैथरीन जानती थी कि यह युद्ध अवश्यंभावी है, इसलिए उसने बिना कमजोरी दिखाए खर्राटे लिए। उसके शरीर पर काली और लाल लपटें तुरंत जलने लगीं और लपटों में एक पूरा शरीर कवच प्रकट हुआ। ये लाल बिंदुओं वाला काला था, सितारों जैसी चमक के साथ सुरुचिपूर्ण और गंभीर। ये बुद्धि देवी का तारा कवच था। चूंकि यह अपरिहार्य है, इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से इसे प्राप्त करूंगा। अंतरिक्ष के बाहर भी मूंछों वाले आदमी को दोनों पक्षों की भयानक शक्ति का आभास हो गया और वह मन ही मन भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति को सक्रिय करके एक सुरक्षात्मक मंत्र स्थापित किया। चांदी के बालों वाले उस युवक ने कैथरीन के शरीर पर लगे पूरे शरीर के कवच को देखा और उसे लगा कि जो तेज सांसें फूट रही थीं, वे उसकी सांसों से कम नहीं थीं। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह दिखावटी तो है पर अव्यावहारिक। सामान्यतः अर्ध देवता का विश्वास का कवच अर्ध शरीर कवच था, जो राज्य शक्ति का प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त ऊर्जा रूप था। केवल छद्म देवता ही पूर्ण शरीर कवच था। ये स्त्री स्पष्ट रूप से अभी अभी अर्ध देवता की अवस्था में पहुंची है। विश्वास का कवच धारण करने के बाद उसकी सांसें अर्ध देवता की मध्यवर्ती अवस्था की मेरी सांसों के साथ तालमेल बिठा सकती हैं। चांदी के बालों वाले उस युवक ने तेज गति से हाथ हिलाए और कैथरीन के शरीर के चारों ओर अनगिनत सफेद धागे दिखाई देने लगे। पलक झपकते ही सफेद धागा घूमता रहा और उसे एक सफेद कोकून में लपेट लिया। घूमता हुआ प्रकाश कोकून अचानक रुक गया और कोकून में एक दरार खुल गई। उसमें से एक विशाल पंख का आकार उभरा। पंख के हिलने से पूरा प्रकाश कोकून फट गया। हालांकि फटा हुआ प्रकाश का कोकून बिखरा नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरी रोशनियों में बदल गया। उनकी शक्ति पहले के सफेद धागों से कई गुना ज्यादा थी। वे कैथरीन की ओर उड़े। चांदी के बालों वाले उस युवक के चेहरे पर तिरस्कार भरा व्यंग्य था। वह जादू और मार्शल आर्ट दोनों में पारंगत था। अभी अभी जो सफेद धागे निकले थे वे बस एक अस्थायी हमला थे। असली मारक शक्ति तो गोल्डन ब्रिलियंट फ्लैश थी, एक शक्तिशाली प्रहार जो एक विशाल प्रकाश तत्व के साथ मिलकर जादू और शक्ति का एक अद्भुत मेल था। यह अंधकार तत्व की शक्ति का प्रतिकार था। उसे पूरा विश्वास था कि वह इस चाल से अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह परास्त कर देगा, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत ही तिरस्कार की भावना जम गई। जैसे ही सुनहरी रोशनी पंख को छूती, वह तेजी से कमजोर पड़ने लगता, मानो आग के पास पहुंचता हुआ कोई हिमखंड। अंततः वह शून्य में बदल गया। पंख की छवि धीरे धीरे धुंधली होती गई और कवच से ढका हाथ दिखाई देने लगा। ये कैथरीन का दाहिना हाथ था और वह अभी भी अपने बाएं हाथ से डोडुओ को पकड़े हुए थी। चांदी जैसे बालों वाले युवक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अब कोई तिरस्कार नहीं था। उसने साफ साफ महसूस किया कि गोल्डन ब्रिलियंट फ्लैश की प्रकाश तत्व शक्ति का अभी अभी किसी अत्यंत निरोधक विचित्र शक्ति से सामना हुआ था। यह अंधकार तत्व नहीं, बल्कि कोई और शक्ति थी। इस औरत की ताकत अब सतही तौर पर नहीं आंकी जा सकती। वो वाकई एक जबरदस्त दुश्मन है और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। शायद बस वो छोटी बच्ची ही उसकी कमजोरी है।
सोचते सोचते चांदी जैसे बालों वाले उस युवक को अचानक एक चेतावनी का संकेत सूझा। उसने अपना शरीर झटक दिया और पल भर में गायब हो गया। लगभग उसी समय एक विशाल पैर ने उसकी मूल स्थिति पर जोरदार धमाका किया। धक्के का जोर इतना जबरदस्त था कि पूरा बंद स्थान थोड़ा कांप उठा। यह एक लंबा शरीर था जो किसी धातु से बना होगा और एक गहरी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। अभी अभी लगी लात की ताकत को देखते हुए ये कम से कम अर्ध देवता के स्तर का तो है ही। अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली। युद्ध कठपुतली असमोज राजघराने की एक शक्तिशाली प्रतिभा थी। साधारण कठपुतलियों की शक्ति का स्तर निश्चित था। उदाहरण के लिए स्वर्ण कठपुतली दानव अधिपति के पास होती थी, रजत कठपुतली दानव सम्राट के पास होती थी, इत्यादि। हालांकि उत्परिवर्तित प्रतिभा वाले कुछ राजघराने अपनी वृद्धि के साथ कठपुतली की शक्ति को बढ़ा सकते थे। कैथरीन की युद्ध कठपुतली प्रतिभा कोई परिवर्तित कौशल नहीं थी, बल्कि उसके पास इतिहास की सबसे शक्तिशाली अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली थी जो आसानी से उसकी अपनी ताकत के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। इसके साथ ये हाथापाई प्रकार के एक अतिरिक्त शक्तिशाली सहायक के बराबर थी। धातु के दानव को फिर से अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर चांदी के बालों वाला युवक एक चांदी के विशालकाय अजगर में बदल गया और अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली पर अजगर की सांस छिड़क दी। अमर डार्क गोल्ड वॉर पपेट ने बचने की कोशिश नहीं की। ड्रैगन की सांस उसकी छाती के बीचों बीच लगी, जिससे एक बड़ा पारदर्शी छेद हो गया। हालांकि अमर डार्क गोल्ड वॉर पपेट पर कोई असर नहीं हुआ। वह फिर भी विशालकाय ड्रैगन की ओर बढ़ा और मुक्का मारा। विशालकाय अजगर को गिरा दिया गया। अगर यह कोई स्वतंत्र जगह नहीं होती तो वह पहले ही घरों का एक बड़ा हिस्सा ढहा चुका होता। अमर डार्क गोल्ड वॉर पपेट के पीछा करने से पहले उसने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थिर कर लिया था और फिर से अमर डार्क गोल्ड वॉर पपेट की ओर दौड़ पड़ा था। शोर के बीच दो विशालकाय आकृतियां आपस में भिड़ गईं। अध्याय 1088 ड्रैगन वैली का दुखद युगल। नोट: क्षमा करें, गलत स्क्रिप्ट चला दी गई, इसलिए अध्याय कल प्रकाशित नहीं हो पाए। आखिरकार चांदी के बालों वाले युवक द्वारा रूपांतरित विशाल अजगर कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जल्द ही उसने अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली को दबा दिया। हालांकि अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली का विशेष गुण अमर था, जिससे पवित्र अजगर को भी बहुत कष्ट हुआ। तभी धातु का दानव अचानक गायब हो गया। पवित्र अजगर थोड़ा हैरान हुआ। वह अपने मानव रूप में लौट आया और अपनी नजरें फिर से कैथरीन पर गड़ा दीं। हालांकि वह और भी हैरान था क्योंकि कैथरीन पर लगा विश्वास का कवच भी गायब हो गया था। पवित्र अजगर की पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि दुश्मन थक गया है, लेकिन फिर उसने खुद ही इनकार कर दिया। जाहिर है इस औरत में अभी भी बहुत ताकत बाकी है, तो फिर क्यों? जवाब तुरंत ही सामने आ गया जब छोटी लड़की खुशी से चिल्लाई, पिताजी। इसके तुरंत बाद पवित्र ड्रैगन द्वारा सील किया गया स्थान हिंसक रूप से कांप उठा और ढह गया। पवित्र अजगर चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसका चेहरा एक भयानक शक्ति की गिरफ्त में आ चुका था। उसे पहली बार मौत के इतने करीब होने का एहसास हुआ। जब तक वे पांचों उंगलियां जोर लगाती, उसका सिर और यहां तक कि उसकी पूरी आत्मा चकनाचूर हो जाती। भले ही उस पवित्र अजगर में आत्मचिकित्सा की शक्तिशाली शक्ति हो, फिर भी वह मर जाएगा। शुरू से अंत तक पवित्र अजगर के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। वह पूरी तरह से शक्ति द्वारा दबा दिया गया था। इस औरत का तो वाकई कितना डरावना साथी है। रुको, अभी अभी बच्ची ने उसे डैडी कहा था। अरे, मेरा पूरा शरीर हिल नहीं सकता, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी किसी विनाशकारी सांस से जमी हुई लगती है। अगर मैं शाही महामहिम ड्रैगन सम्राट को बुलाने की गुप्त तकनीक भी सक्रिय करना चाहूं तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब पवित्र ड्रैगन निराशा में डूबा हुआ था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, स्टैनवेल, तुम्हें शाही महारानी पैग्रिस और आंटी मेरिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम ये वाक्य सुनने के लिए जिंदा नहीं रह पाओगे। इस जानी पहचानी आवाज़ ने होली ड्रैगन स्टैनवेल को चौंका दिया। ऐसा लगा जैसे उसका सिर धमाके से फट गया हो। ये वही है। यद्यपि उसका चेहरा बदल गया है, लेकिन यह आवाज़, ये गलत हो सकती है। यदि यह व्यक्ति ऐसा है तो रॉयल मैजेस्टी ड्रैगन सम्राट को बुलाने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। यह आवाज़ उसके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। जीजाजी कहे जाने पर वह और उसकी बहन लोरेन ड्रैगन वैली में लगभग हंसी का पात्र बन गए थे। इस आवाज़ के मालिक ने ड्रैगन सम्राट पैग्रिस को ऐसे फायदे दिए जिनका वह विरोध नहीं कर सका, और उसने महान बुजुर्ग मेरिया के नुकसान को अचानक उलट दिया, जिससे मेरिया की स्थिति अटल हो गई। नतीजतन महान बुजुर्ग बनने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। स्टैनवेल के दिल में इस व्यक्ति के लिए नफरत और डर था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कड़ी मेहनत करेगा, ताकत की अड़चन को तोड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके शर्म को धो डालेगा। हालांकि पवित्र प्रकाश पर्वत में पवित्र बालक के संत घोषित करने के समारोह में लड़ाई देखने के बाद स्टैनवेल के मन में अब कोई बदला लेने का इरादा नहीं था,
भले ही उसकी ताकत हाल ही में अर्ध देवता के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच गई थी, क्योंकि यह व्यक्ति 3 महादूतों राफेल के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। राफेल सर्वोच्च स्तर के सबसे शक्तिशाली छद्म देवताओं में से एक है। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट पेग्रिस भी उसके सामने कमजोर है। फिर भी इस व्यक्ति ने राफेल के खिलाफ इतने लंबे समय तक युद्ध किया और राफेल को लगभग हार का सामना ही करवाना पड़ा। अंत में वह पवित्र प्रकाश पर्वत 3 महादूतों की मान से चुपचाप भाग निकला। यहाँ तक कि राफेल भी उसे असहाय होकर भागते हुए देख सकता था। संत घोषणा समारोह की खबर को गुप्त रखा गया था और सभी मेहमानों को चेतावनी दी गई थी कि वे लीक न करें। उन्होंने केवल ये दावा किया कि पवित्र बालक आथक को ब्लैक डेथ अनुयायी ने जहर दिया था और संत घोषणा समारोह में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस प्रकार ब्लैक डेथ अनुयायी को खत्म करने की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि ब्लैक डेथ अनुयायी आसान शिकार नहीं हैं। वे अक्सर विभिन्न पलटवार भी करते रहते हैं। किसी भी मामले में आथक छद्म देवता की शक्तिशाली शक्ति संदेह से परे है। ऐसा लगता था कि उस समय ड्रैगन घाटी में उसने लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई थी। मुझे चींटी समझकर शाही महामहिम ड्रैगन सम्राट के सामने भी उसने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई। स्टैनवेल को ड्रैगन सम्राट की आंखों में वह हैरानी साफ याद थी जब उसने शाही महामहिम पेग्रिस को ये बात बताई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस भयानक आथक से दोबारा सामना होगा, जिस स्त्री को मैंने नाराज किया था, और उस छोटी बच्ची को। हे ड्रैगन भगवान, आपने अपने सबसे वफादार भक्त को क्यों त्याग दिया? स्टैनवेल का मन सदमे और उलझन से भरा था। चेन रूई ने जब उसका हाथ छोड़ा तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसका चेहरा अभी भी डरा हुआ था जब तक कि डोडुओ की आवाज़ नहीं आई, डैडी इन बदमाशों को पीटते हैं। पिताजी के आसपास होने से ये बुरे लोग हिलने की हिम्मत नहीं करते। चेन रूई ने डोडुओ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कैथरीन, तुम उनसे कैसे उलझ गईं? कैथरीन ने बोटुली की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर पहरेदारों की सुरक्षा में खड़ा था। फिर उसने लावडिनो की ओर देखा जो पहले से ही डरा हुआ था। उसने उदासीनता से कहा, बात बहुत सीधी है। यह शाही जादूगर तुम्हारी बेटी का हार छीनना चाहता है और तथाकथित नगर स्वामी का बेटा तुम्हारी बेटी की मां का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो बस यूं ही उन्हें सबक सिखाया। फिर उन्होंने मदद के लिए 2 ड्रैगन बुला लिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं ब्लैक डेथ का अनुयायी हूँ। स्टैनवेल, जो मुश्किल से अपने होश में आया था, कैथरीन की बातें सुनकर उसके दिमाग में मानो 10,000 अल्पाका कौंध गए। धिक्कार है, इन 2 नासमझ बेवकूफ़ों ने किसी और के अलावा एक अर्ध देवता को उकसाया, और इस अर्ध देवता के पीछे ये छद्म देवता छिपा है। ओह, यही तो हुआ। चेन रूई ने स्टैनवेल की ओर देखा। स्टैनवेल को लगा कि उसके आसपास हत्या की नीयत तुरंत बढ़ गई है। यह न सिर्फ उन 2 बेवकूफ़ों के लिए थी बल्कि उसके लिए भी थी। वह अपने दिल में एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका। रुको, ये तो पूरी तरह से गलतफहमी है। हम यहाँ सुरक्षा के लिए हैं। स्टैनवेल ने उस मूंछों वाले अधेड़ आदमी को एक भयंकर नज़र से देखा ताकि उसका डर कम हो जाए। उसने दांत पीसते हुए कहा, पेलिन, कमीने, तुम्हारा अच्छा शागिर्द। पेलिन भी चेन रूई का परिचित था। वह और स्टैनवेल ड्रैगन वैली की एक दुखद जोड़ी थे। जोला उस समय अपने नाजुक बेटे के साथ शादी से बच निकला था। फिर भी दूसरे बेटे लिटिल एंडलू ने चेन रूई पर अच्छा प्रभाव डाला। हालांकि पेलिन को नहीं पता था कि वह जोड़ा कौन था, लेकिन स्टैनवेल के अभी अभी शांत होने और उसके गुस्से भरे लहजे को देखते हुए वह शायद उन्हें ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने मूल रूप से इस प्रशिक्षु को केवल शाही महामहिम ड्रैगन सम्राट की सलाह पर स्वीकार किया था ताकि ड्रैगन ब्राइड साम्राज्य के साथ सहयोग को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा लेवडिनो की जादुई योग्यता और प्रतिभा की लेक्स द ग्रेट ने सिफारिश की थी, इसलिए उसने उसे अपना प्रशिक्षु स्वीकार कर लिया। अप्रत्याशित रूप से उसने इतनी बड़ी आपदा ला दी थी। धमाका। पेलिन ने चेन रूई पर नहीं बल्कि लावडिनो पर हमला किया। इस क्षण लावडिनो को लगा जैसे उसके शरीर की सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई हो और उसके निचले शरीर में तेज दर्द हुआ मानो उसने अपनी मर्दाना क्षमता खो दी हो। वह चीखने से खुद को नहीं रोक सका बल्कि उसकी आवाज़ भी चली गई थी। वह बस नीचे झुककर तले हुए झींगे की तरह जमीन पर तड़प रहा था। लावडिनो को हिजड़ा बनना थोड़ा अन्यायपूर्ण लगा। उसे कैथरीन की सुंदरता का लालच नहीं था बल्कि उसे डोडो द्वारा पहने गए अग्निमूल अंश पर मोह था। लेकिन अब दर्द के अलावा उसे डर का भी एहसास हो रहा था। उसे पहले ही समझ आ गया था कि उसने गलत इंसान को नाराज कर दिया है, एक ऐसा इंसान जिससे ड्रैगन वैली के 2 सुपर लेवल के बुजुर्ग भी डरते थे। इस समय उसे बोर्तुली से थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी जो अभी तक होश में नहीं आई थी। अज्ञानी निडर थे। आदरणीय महोदय, पेलिन ने निर्णायक कदम उठाते हुए झुककर कहा, सबसे पहले मैं महोदय और आपके परिवार से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे इस गलतफहमी की पूरी कहानी नहीं पता, फिर भी मैंने ऐसे अनैतिक शिष्य को स्वीकार करके बहुत गलत फैसला किया। वह न सिर्फ मैडम का खजाना हड़पना चाहता था बल्कि उसने मैडम को ब्लैक डेथ अनुयायी भी बना दिया था।
मैं महोदय के सभी नुकसानों की भरपाई करने को तैयार हूँ। जहाँ तक उस लावडिनो की बात है, वह अब मेरा शिष्य नहीं रहेगा और महोदय की इच्छानुसार उसका निपटारा किया जा सकता है। चेन रूई ने देखा कि पेलिन झूठ नहीं बोल रही थी। कैथरीन, क्या ऐसा है? लगभग। कैथरीन ने सिर हिलाया। इस मामले में आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए। मैं इसकी आदत नहीं डाल सकती। कैथरीन ने डोडुओ के हाथों में टूटे हुए हिस्सों को देखा। लगता है आपकी प्यारी बेटी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। पिताजी, देखो, डोडुओ अद्भुत है। चेन रूई ऐसे बातें कर रहा था और हंस रहा था जैसे आसपास कोई भी न हो, लेकिन उसके बगल में खड़े 2 ड्रैगन बुजुर्ग चुप थे। उन्होंने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। स्टैनवेल, क्या आप फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी पर गए हैं? हाँ, स्टैनवेल ने तुरंत जवाब दिया। बहुत अच्छा। चेन रूई ने सिर हिलाया और अचानक उसकी भौहें तन गईं। आसपास की सड़कें बड़ी संख्या में सैनिकों से घिरी हुई थीं। घोड़े पर सवार होकर आने वाला नेता ड्रैगन हॉर्न शहर का नगर स्वामी वजोरोन था। पहरेदारों ने तुरंत उसे उस अपराधी की सूचना दी जिसने बोटुली को घायल किया था। दुर्भाग्य से इन पहरेदारों की दृष्टि इतनी कमज़ोर थी कि वे युद्ध की वर्तमान स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे और दिखावटी शक्ति का स्तर भी नहीं देख पा रहे थे। अपने इकलौते बेटे की आंसुओं, नाक के बलगम, मलमूत्र से भरी असंयमित अवस्था देखकर वजोरोन क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। कैथरीन और चेन रूई को पहचानते हुए उसने हाथ हिलाकर कहा, पकड़ो इन्हें। 1 मिनट रुको। दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वजोरोन का क्रोध आधा शांत हो गया। वह झट से अपने घोड़े से कूद पड़ा। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी और पीछे से बेहद सुसज्जित शूरवीरों का एक दल दिखाई दिया। ये सभी शूरवीर सोने और चांदी के कवच पहने हुए थे और एक शक्तिशाली गति का उत्सर्जन कर रहे थे। एक नज़र में ही पता चल गया कि ये कुलीनों के कुलीन थे। शूरवीरों के बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो हल्के सुनहरे वस्त्र पहने शुद्ध सफ़ेद युद्ध के घोड़े पर सवार था। उसके सिर पर मुकुट और कमर में एक लंबी तलवार लटकी हुई थी। उसकी आंखों में एक परम वैभव था। महाराज, आप स्वयं क्यों आए? वजोरोन जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा और झुककर बोला, ये संदिग्ध लोग शायद ब्लैक डेथ के अनुयायी हैं। ये बहुत खतरनाक हैं। मेरा बेटा बोटुली उनकी साजिश को रोकने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया। ये पता चला कि यह वास्तव में लेक्स द ग्रेट था जो सेना का निरीक्षण करने के लिए ड्रैगनहॉर्न सिटी में आया था। ऐसा कहा जाता है कि लेक्स द ग्रेट ने पहले भी ब्लैक डेथ फॉलोअर की कई हत्याओं का सामना किया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि स्टैनवेल और पेलिन यहाँ मौजूद थे। लेवडिनो की चेतावनी मिलते ही वे तुरंत वहां पहुंच गए और कैथरीन को ब्लैक डेथ फॉलोअर समझकर लड़ाई छिड़वा दी। लेक्स द ग्रेट का आगमन एक अर्धगुप्त घटना मानी जा रही थी। लोगों को बस इतना पता था कि कोई वीआईपी आ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह लेक्स ही है। लेकिन अब लेक्स ने अपनी पहचान नहीं छिपाई और खुद को सीधे सामने ला दिया। वाजोरोन ने कुछ शब्द कहे, लेकिन उसे पता चला कि लेक्स द ग्रेट ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। इसके बजाय उसने अपनी नज़र ब्लैक डेथ फॉलोअर पर केंद्रित कर दी, जो बहुत अजीब लग रहा था। महाराज, लेक्स द ग्रेट ने हाथ हिलाया। वजोरोन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और पीछे हट गया। तभी लेक्स द ग्रेट अपने घोड़े से उतरा और कदम दर कदम खतरनाक लोगों की ओर चल पड़ा। उसके पीछे सुनहरे और चांदी के शूरवीरों ने तेजी से एक घेरा बनाकर वजोरोन द्वारा लाई गई सेना को अलग थलग कर दिया। लेक्स द ग्रेट धीरे धीरे अखाड़े में आया और एक जादुई वस्तु को सक्रिय कर दिया। वजोरोन को बस इतना महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और वह आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम उन खतरनाक लोगों से परिचित हों? तभी बोटुली, वजोरोन के मन में एक अशुभ भावना उठने लगी। टीएल, क्या डोडुओ जैविक रूप से लेक्स की पोती है? हम। अध्याय 1089, वह मेरा है। मैदान में लेक्स चुपचाप चेन रूई को देख रहा था। एल्डर स्टैनवेल, एल्डर पेलिन, मुझे माफ़ करना। मुझे इन महोदय से कुछ बातें कहनी हैं। स्टैनवेल ने देखा कि चेन रूई ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो उसने तुरंत पेलिन को इशारा किया। दोनों ने चेन रूई को प्रणाम किया और जादू की सीमा से बाहर निकल गए। लेक्स द ग्रेट भी पवित्र प्रकाश पर्वत की लड़ाई का प्रत्यक्षदर्शी था। स्टैनवेल जानता था कि महान सम्राट ने शायद आर्थर को पहचान लिया होगा। बेशक उसने यह नहीं सोचा था कि आर्थर लेक्स का बेटा होगा। उसने साम्राज्य के इस बेटे को बाहर निकाल दिया और पवित्र चर्च को सूचना दी। अब तो चर्च ने भी पूरी तरह से मामला स्पष्ट कर दिया था। हालांकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों के बीच अन्य उलझनें भी हो सकती हैं। फिर लेक्स ने चेन रूई से कहा, क्या आश्चर्य है, मैं तुमसे यहाँ सचमुच मिला हूँ। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, चेन रूई ने उदासीनता से कहा। फिल, तुम्हारी याद आती है? लेक्स ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे चाहे जितना भी समझाया हो, वह हमेशा यही मानती थी कि तुम उसके भाई हो। कम से कम एक इच्छा पूरी होने से तो उम्मीद जगी है। उसका अच्छे से ख्याल रखना। लेक्स ने आह भरी, गाफील्ड मर चुका है। ओह, चेन रूई ने अपनी भौहें उठाईं। ल्यूक, लेक्स ने एक नाम बताया। चौथा राजकुमार।
चेन रूई ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, वह भी काफी समय से रोके हुए है। आखिरकार वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने हमेशा क्लाउड राइडर साम्राज्य के बचे खुचे लोगों के साथ सांठगांठ की है। मेरे सामने आई हत्याओं की योजना उसी ने बनाई थी। वह गारफील्ड पर दोष मरना चाहता था और गारफील्ड के आत्महत्या करने का भ्रम पैदा करना चाहता था। नतीजतन क्या ल्यूक भी मर गया? नहीं, उसे मैंने बस गुप्त रूप से कैद कर रखा था। वह अपनी जिंदगी सिर्फ एक आंगन में ही बिता सकता है। लेक्स की आंखों में अकेलापन था। तुम अपने चरम पर हो, पूरे साम्राज्य पर मजबूती से नियंत्रण कर रहे हो। चेन रूई ने हल्के से सिर हिलाया। एक साम्राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है, एक शासक के परिवार के लिए यह अशुभ है। हर उत्तराधिकारी में पर्याप्त धैर्य नहीं होता, हर शासक में छोड़ देने का साहस और दृढ़ संकल्प नहीं होता। चाहे ल्यूक हो या गारफील्ड, यह अंत राहत की बात है। मुझे यह मत कहो कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तुम अभी भी युवा हो, साम्राज्य भी। तुम्हारे पास उत्तराधिकारियों को विकसित करने या जन्म देने का पूरा समय है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वही परिणाम फिर न हो। लेक्स ने उसे एक पल के लिए घूरा और फिर धीरे से आह भरते हुए कहा, ब्लू ग्लोरी एम्पायर के राजा क्लोंगटे की भी हत्या हुई थी, लेकिन लगता है कि वह मुझसे कम भाग्यशाली रहे। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे पुरानी चोटें फिर से उभर आई थीं। अब वह बेहोश हैं। इस दौरान राजकुमारी लैंडबिस ने रक्त और लौह नीति से द्वितीय राजकुमार विक्टर सहित सभी असंतुष्टों का शीघ्रता से सफाया कर दिया और स्थिति पर दृढ़ता से नियंत्रण कर लिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जब क्लोंगटे जागेंगे या मरेंगे, तब तक ब्लू ग्लोरी एम्पायर की जगह एक महारानी ले लेगी। लैंडबिस, आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हो गई। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चेन रूई उदासीनता से मुस्कुराया। लेक्स ने जादू के बाहर बोटुली और लावडिनो को देखा। मुझे पहले से ही पता है कि आज क्या हुआ था। इन दोनों को मेरे पास छोड़ दो। चेन रूई ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। यदि आपके व्यवहार से मुझे और मेरे परिवार को संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल सकता है, तो मुझे इसे स्वयं संभालने में कोई आपत्ति नहीं है। परिवार, ये तो। लेक्स की नज़र कैथरीन पर टिकी थी और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी, क्योंकि उसने गहराई से महसूस किया कि इस रहस्यमयी महिला में एक बहुत ही विशेष आचरण था। एक श्रेष्ठ और कोई साधारण वरिष्ठ नहीं। वह नज़र, वह स्वभाव, सांस और गति, स्पष्ट रूप से एक शासक जो सब कुछ नियंत्रित करता है। कैथरीन ने भी इस असामान्यता को नोटिस किया। जब दोनों की नज़रें मिलीं तो दोनों को एक ही तरह का एहसास हुआ। शायद चेन रूई को भी ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा। सिर्फ वही लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं जो कई सालों तक सत्ता के शिखर पर रहे हों। लेक्स की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। पता नहीं इंसानी दुनिया में ऐसा शासक कब हुआ होगा। कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि एक महान शासक। वह मेरी औरत है। कैथरीन को कुछ समझ आ गया और उसने लेक्स को प्रणाम किया। लेक्स समझ गया कि अगर चेन रूई के शब्द न होते तो उसके और उसके बीच का शिष्टाचार कभी ऐसा नहीं होता। पापा, मम्मी, डोडुओ ने उत्सुकता से कहा। चेन रूई ने उसकी तरफ सिर हिलाया। डोडुओ ने असंतुष्टि से मुंह बनाया, लेकिन फिर कुछ नहीं बोली। उसने बस पापा के बालों को आगे पीछे सहलाया। जब लेक्स ने डैडी मम्मी शब्द सुने तो वह चौंक गया। डोडुओ को देखती उसकी नज़र तुरंत नर्म पड़ गई। यह आपकी बेटी है। इसका नाम क्या है? उसका नाम डोडुओ है। चेन रूई ने कैथरीन की बाहों से अपनी बेटी को लिया और प्यार से उसकी टेढ़ी चोटियों को सीधा किया। उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। समस्या क्या है? तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे इलाज के लिए रेड ईगल एम्पायर के फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी ले जा रहा हूँ। धधकते सूर्य ज्वालामुखी, चेन रूई ने व्यंग्य किया। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है। अगर कोई बहुत सारा पैसा देने को तैयार हो तो तुम्हारे थंडर लीजन के उन कुलीन स्काउट ग्रिफिन को किसी भी समय माल या कर्मियों को ले जाने के लिए निजी विमान में बदला जा सकता है। अब मुझे पता चल गया। इस बार और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं मिलकर सुलझाना चाहता हूँ। लेक्स ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। वैसे थंडर लीजन फ्लाइट प्रैक्टिस के लिए फ्लेयरिंग सन ज्वालामुखी जा रहा है। चलो फ्लेयरिंग सन ज्वालामुखी के कठोर वातावरण की बात ही न करें। जहाँ तक स्थान का सवाल है, ये रेड ईगल साम्राज्य के सबसे पश्चिमी भाग में होना चाहिए। आपकी सेना किसी पड़ोसी देश के भीतरी इलाकों में अभ्यास करने जा रही है। तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि सेना का सबसे बेहतरीन योद्धा आर्म स्काउट से कहीं ज़्यादा तेज़ होता है। जाहिर है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके अभ्यास का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे अब ग्रिफॉन की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा जीव है जो ग्रिफॉन से भी ज़्यादा तेज़ है। चेन रूई ने हल्के से कहा, माफ़ करना, मेरा समय सीमित है। मुझे जाना होगा। कृपया अपना ध्यान रखना। लेक्स द ग्रेट कुछ देर चुप रहा। उसने चेन रूई की तरफ देखा, जो मुंह फेरकर कुछ नहीं बोली। कैथरीन ने अपना सिर लेक्स की ओर घुमाया। इस बार लेक्स स्थिर नहीं खड़ा रहा, बल्कि उसने भी सावधानी से उसी तरह झुककर प्रणाम किया। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा और चेन रूई के पीछे चली गई।
पिताजी, डोडुओ ने चेनरुई के कान में फुसफुसाया, यह अंकल कौन है? आप उन्हें चाचा नहीं कह सकते। चेनरुई ने रुककर धीरे से जवाब दिया, वह मेरे। लेक्स ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका क्योंकि चेनरुई पहले ही डोडुओ को अपनी बाहों में लेकर ध्वनिरोधी जादू से बाहर निकल चुका था। जब लेक्स ने जादू हटाया तो चेनरुई डोडुओ और कैथरीन को अपनी बाहों में लेकर स्टैनवेल के पास आ गया था। डोडुओ को इस चाचा के साथ रिश्ता समझना चाहिए था। शायद अपने पिता के किसी आदेश की वजह से उसने कुछ नहीं कहा और बस लेक्स की तरफ आश्चर्य से आंखें चमकाते हुए हाथ हिलाया। छोटी लड़की की बिना किसी अशुद्धता के शुद्ध मुस्कान को देखकर लेक्स को ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में एक कोमल जगह गहराई से छू गई। इस तरह की भावना उस समय की थी जब वह पहली बार अपनी प्रिय इक्रिना से बॉल पर मिले थे, और यह उस समय की भावना थी जब पहला बच्चा पैदा हुआ था। इसके बाद ड्रैगन एल्डर स्टैनवेल मानव रूप से एक विशाल ड्रैगन शरीर में बदल गए और उन्होंने अपना हमेशा की तरह गर्व से सिर झुका लिया। चेनरुई और कैथरीन डोडुओ के साथ उछल पड़े और पवित्र ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गया। लेक्स ने देखा कि छोटी लड़की अभी भी उसकी ओर हाथ हिला रही थी। न श्रद्धा, न भय, केवल निकटता। लेक्स भी उसकी ओर जोर से हाथ हिलाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह केवल चुपचाप उसे और उसे विशालकाय अजगर पर सवार होकर अपनी दृष्टि से ओझल होते हुए देख सकता था। दूर की निगाहों से हटकर लेक्स धीरे धीरे सुनहरे शूरवीर के केंद्र में वापस चला गया और उसकी नज़रें उस ठंडी और गरिमामयी निगाह पर लौट आईं जो अभी भी असंयमी बोटुली और झुके हुए लावडिनों पर टिकी थीं। आखिरकार उनकी नज़रें वजोरोन पर टिक गईं, जिसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। आपने जिस ब्लैक डेथ फॉलोअर का जिक्र किया है वह ड्रैगन वैली का सम्मानित अतिथि है। लेक्स ने एक ही वाक्य में वजोरोन के पसीने छुड़ा दिए। मैंने अभी तक आपको उसका परिचय नहीं कराया है। ये ड्रैगन वैली का एल्डर पेलिन है जो ड्रैगन सम्राट रॉयल मैजेस्टी पैग्रिस के नियंत्रण में है और गुप्त रूप से मेरी रक्षा करने का आदेश देता है, और जो अभी उड़ गया है वह ड्रैगन सम्राट रॉयल मैजेस्टी पैग्रिस का विश्वासपात्र अर्ध देव स्तर का पवित्र ड्रैगन एल्डर स्टैनवेल है। तभी वजोरोन को पता चला कि ये दोनों अजनबी ड्रैगन ही थे जो लेक्स की रक्षा में छिपे हुए थे। जिसने सबके सामने ड्रैगन का शरीर बदलने में जरा भी संकोच नहीं किया और उन तीनों को सम्मानपूर्वक उठाकर उड़ गया, वह असल में एक शक्तिशाली पवित्र ड्रैगन था जो ड्रैगन सम्राट का विश्वासपात्र था। उसके पास अर्ध देवता स्तर की शक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लेक्स द ग्रेट इतनी सावधानी से बात कर रहा था। ध्वनिरोधी बातचीत शायद बातचीत कर रही थी। फिर ब्लैक डेथ फॉलोअर, जिसे मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से पहचाना। जब वजोरोन ने ये सोचा तो उसे पसीने छूट गए। उस तरह की असाधारण शक्ति को साधारण दुनिया से भी बढ़कर कहा जा सकता था। कुछ नियम तो उनके लिए अस्तित्वहीन ही थे। अगर वे सचमुच जवाबी कार्रवाई या हमला करना चाहते तो परिणाम विनाशकारी होते। सौभाग्य से ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के पीछे ड्रैगन थे। उस व्यक्ति को लेक्स द ग्रेट को चेहरा देना चाहिए था। महाराज, लगता है अभी अभी गलतफहमी हुई थी। दरअसल मेरा बेटा बोर्तुली भी महामहिम की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। चुप रहो, मेरी सुरक्षा का तुम्हारे बेटे की सुंदरता की चाहत से क्या लेना देना? लेक्स द ग्रेट ने गुस्से से कहा, तुम अब भी बहस करना चाहते हो? मुझे मिली सटीक जानकारी के अनुसार इस घटना का कारण यह है कि तुम्हारे नेक बेटे के उस मैडम के लिए बुरे इरादे हैं। और तुम लवडिनो, तुमने न सिर्फ उनके खजाने पर कब्जा किया बल्कि तुमने उस मैडम को ब्लैक डेथ फॉलोअर के रूप में भी पेश किया। तुम बहुत निराशाजनक हो। एल्डर पेलिन, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें ऐसे घिनौने किरदार की सिफारिश की। माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? मैं तो इस बेवकूफ़ के हाथों लगभग मर ही गया हूँ। पेलिन ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन ऊपर से उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मुझे उस साहब का आदेश मिल गया है और मैं अब कभी भी लावडिनो से कोई संबंध नहीं रखूंगा। महाराज, आप जैसा चाहें उससे निपट सकते हैं, मेरी चिंता न करें। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि आप उसे कड़ी सजा दें और एक मिसाल कायम करें। आखिरी वाक्य सुनकर लावडिनो, जो पहले से ही दर्द और डर से तड़प रहा था, खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार वह बेहोश हो गया। तभी लेक्स द ग्रेट ने कुछ ऐसा कहा कि वजोरोन भी लगभग बेहोश हो गया। चलो, तुम्हारे बेटे की बात मत करो, मेरे बेटे की बात करो। क्या तुम मेरे एक बेटे को भी अकेले में महामहिम कहकर बुलाते हो? महाराज, मैं कभी नहीं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एक पुस्तिका वजोरोन के पैरों पर फेंकी गई और लेक्स की ठंडी आवाज़ सुनाई दी, खुद देख लो। वजोरोन ने डरते डरते पुस्तिका उठा ली और कुछ पन्ने पलटने के बाद वह कांप उठा। तुम्हारी योजना के साथी थंडर लीजन के लीजन कमांडर फोली, डिप्टी लीजन कमांडर टैमोनरी और कई अन्य लोग पहले ही अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। लेक्स ने सख्ती से कहा, मैं इस बार ड्रैगन हॉर्न सिटी में न सिर्फ निरीक्षण करने आया था बल्कि कुछ बातें साबित करने भी आया था। नतीजों ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। अब और उम्मीद मत रखो। अब तुम जो देख रहे हो वो मेरे प्रति पूरी तरह वफादार सैनिक हैं और तुम्हारी सारी सेना मैंने हटा दी है।
महाराज, मैं उस समय बस उलझन में था और चौथे राजकुमार ने मुझे धमकी दी थी। महामहिम, लेकिन परिवार के इतने वर्षों के अनुभव को देखते हुए वजोरुन जानता था कि मामला खत्म हो चुका है और बहस करना बेकार है, इसलिए उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। लेक्स ने भयावहता से कहा, चूंकि आप इतने भ्रमित हैं, इसलिए लेक ने परिवार को अब अस्तित्व में रहने की आवश्यकता नहीं है। नरसंहार। बगल में बैठे सरकारी प्रशासन परिषद के डीन ओल्ड कोवैक्स आश्चर्यचकित होकर बोले, महाराज। लेक्स ने अपना हाथ उठाया और बूढ़े कोवाक्स की सलाह को रोक दिया और घसीटे जा रहे वजोरोन की चीख पुकार को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसने धीरे से नजरें फेर लीं और एक बादल पर नजर गड़ा दी जहां वह विशाल आकृति गायब हो गई थी। टीएल, यह एक शानदार दृश्य होगा यदि डोडो लेक्स के चेहरे को चूमता है। अध्याय 1090 डोडो की बीमारी। चेनरुई को ड्रैगन हॉर्न सिटी में लेक्स द ग्रेट के सफाई के बारे में पता नहीं था। दरअसल इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब उसकी मुख्य चिंता जल्द से जल्द फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी तक पहुंचने की थी, क्योंकि डोडो की सर्दी की बीमारी फिर से शुरू हो गई थी। पिताजी, डोडो बहुत ठंडा है। स्टैनवेल, क्या आप और तेज हो सकते हैं? ये पहले से ही सबसे तेज है। इस गति से हम लगभग 2 दिनों में फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी तक पहुंच सकते हैं। चेनरुई ने सिर हिलाया। अभी अभी वह बहुत ज्यादा चिंतित था। दरअसल स्टैनवेल की ताकत और उड़ने की गति ग्रिफॉन से कहीं ज्यादा थी। फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी तक 2 दिन में पहुंचना उसके अनुमान से कहीं ज्यादा तेज था। डोडो, डैडी तुम्हें एक गाना गाएंगे। चेनरुई का बेसुरा गाना सुनकर स्टैनवेल को पहले तो मजाक लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे वह स्थिति याद आने लगी जब वह और उसकी छोटी बहन लोरेन एक दूसरे पर निर्भर थे। उसे अचानक थोड़ी उदासी महसूस हुई। उसकी नफरत और डर अनजाने में ही कुछ कम हो गया। दिन रात यात्रा करने के बाद वे अंततः दूसरे दिन दोपहर में फ्लेरिंग सन ज्वालामुखी क्षेत्र में पहुंचे। यह कोई ज्वालामुखी नहीं था, बल्कि एक विशाल ज्वालामुखी समूह था। फ्लेरिंग सन के नाम की तरह कई क्रेटर समय समय पर सूर्य जैसी ज्वालाएं छोड़ते रहते थे। विस्फोट निरंतर होता रहता था और साल भर गर्म लावा बहता रहता था। यद्यपि ये लाल ईगल साम्राज्य का क्षेत्र था, लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था क्योंकि वातावरण बहुत कठोर था। यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। स्टैनवेल, क्या तुम्हें पता है कि अग्नि तत्व कहाँ स्थित हैं? स्टैनवेल ने अपना विशाल सिर हिलाया। यहाँ बहुत गर्मी है। मैं बहुत समय पहले लाल ड्रैगन के साथ कभी कभार ही यहाँ आया हूँ और मैंने इसे ध्यान से नहीं देखा है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चेनरुई ने सिर हिलाया और कैथरीन और डोडो के साथ नीचे उतर गया। कुछ सोचते ही पवित्र ड्रैगन के सामने काली औषधि की एक बोतल प्रकट हुई। मुझे पहले से ही पता था कि जो कुछ हुआ वह एक गलतफहमी थी। पुनरुत्थान औषधि की यह बोतल तुम्हारे लिए एक इनाम है। पुनरुत्थान की औषधि। स्टैनवेल की आंखें चमक उठीं। ये वह औषधि है जिसे केवल महान गुरु ही बना सकते हैं। यह इस दुनिया का एक अनोखा खजाना है जहां कोई महान गुरु नहीं है। डोडो ने स्टैनवेल की ओर हाथ हिलाया। अंकल, आप बुरे इंसान नहीं हैं। अलविदा। स्टैनवेल ने अनजाने में हाथ हिलाया, फिर अचानक होश में आया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह एक सफ़ेद चमक के साथ आसमान में गायब हो गया। आपकी बेटी आपसे भी ज्यादा खतरनाक है। कैथरीन ने डोडो के छोटे से चेहरे को छुआ। घातक, घातक। डोडो ने गर्व से अपनी मुट्ठी लहराई। क्या करें, ये बेटी अपनी माँ जैसी है। वह मुस्कुराते हुए शहर जीत लेती है और दुश्मन से लड़े बिना ही जीत जाती है। चेनरुई ने शांत होने का नाटक करते हुए आंखें झपकाईं। इन दिनों डोडो की हालत के कारण वह और कैथरीन दोनों ही भारी मानसिक दबाव में थे। तनाव से थोड़ी राहत मिलना दुर्लभ था। फूलों से भरे शब्द। कैथरीन ने अपना सिर हिलाया। चलो पता लगाते हैं कि अग्नि तत्वों को कैसे खोजा जाए। काफी विचार विमर्श के बाद केवल एक ही बेवकूफाना समाधान निकला। चेनरुई ने डोडो के कान ढंक दिए। तुम्हें भी अपने कान ढंक लेने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मूर्खतापूर्ण है, कैथरीन ने अजीब ढंग से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे भी अधिक मूर्ख हैं। आप हमें टॉवर ऑफ ग्लोरी में क्यों नहीं रखते? ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम सही हो, समझदार महिला। चेनरुई ने कंधे उचका दिए। थोड़ी देर बाद आकाश में बैंगनी तारों की रोशनी चमक उठी। फिर एक गगनभेदी ध्वनि ने मुख्य ज्वालामुखी के पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ओमाटन, अग्नि मूल खंड। हालांकि केवल 2 छोटी शर्तें थीं। चेनरुई का मानना था कि जैसे ही ओमाटन ने अग्नि उत्पत्ति खंड सुना, वह तुरंत आ जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि लगभग 20 मिनट बाद प्रकाश की 3 किरणें दृष्टि में आईं। सफ़ेद, हरा, लाल। प्रकाश के 3 राजा। चेनरुई ने एक लंबी सांस ली और ध्रुव तारा परिवर्तन को निष्क्रिय कर दिया। तत्व राजा की स्मृति में भी आप छद्म देवता की शक्ति से चिल्लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रकाश तत्व राजा डेल्कस ने एक विस्मयकारी अभिव्यक्ति दिखाई। पवन तत्व राजा सेट्टीन की आंखें चमक उठीं। मैं आपकी शक्ति में हुई प्रगति से आश्चर्यचकित हूँ, मेरे मित्र चेनरुई।
मैं इन दो पाखंडी लोगों की तरह नहीं हूं जो गोलमोल बातें करते रहते हैं। अग्नि तत्व राजा ओमाटन ने जल्दी से पूछा, अग्नि मूल अंश कहाँ है? यह एक लंबी कहानी है। ओमाटन ने तुरंत बीच में कहा, तो इसे छोटा ही रखें। दरअसल मुझे अग्निमूल का टुकड़ा मिल गया। चेन रूई ने तीनों एलिमेंटल राजाओं को अलग अलग भावों से देखा और आह भरी, लेकिन एक चीज़ है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके तुरंत बाद धधकती ज्वाला हॉल में, जहां अग्नि तत्व निवास करते हैं। चेन रूई से डोडुओ की स्थिति का संक्षिप्त विवरण सुनने के बाद अग्नि तत्व राजा ओमाटन ने उस छोटी बच्ची की ओर देखा जो लावा और लपटों से भरे महल में उत्साह से उड़ रही थी। उसके जलते हुए चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। चेन रूई, क्या तुम्हारा घर धधकती ज्वालाओं वाले हॉल जैसा है? चेन रूई अवाक रह गया। तुम्हारा घर तो आग से भरा है। खैर, यहाँ तो सचमुच आग लगी हुई है। सेठिन ने सिर हिलाया, तुम्हारा रूपक तुम्हारे गुस्से जितना ही घटिया है, ओमाटन। तुम्हें कहना चाहिए कि यह छोटी बच्ची मानव त्वचा में एक अग्नि तत्व है। ये रूपक और भी घटिया है। चेन रूई और भी अवाक रह गया। महाराज, मुझे पता है कि अग्नि मूल अंश के प्रकट होने से आप सभी को अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं और मेरी पत्नी बहुत चिंतित हैं। क्या मेरी बेटी को इस दर्द से उबारने का कोई तरीका है? ओमाटन ने संदिग्ध भाव से डोडुओ को गौर से देखा। क्या वह छोटी लड़की आपकी जैविक संतान है? अगर कोई और मुझसे ये पूछेगा तो मैं उसे बेरहमी से मुक्का मार दूंगा। चेन रूई ने भौहें चढ़ाईं, मैं यहाँ मदद मांगने आया हूँ। सच में, डोडुओ की बीमारी का इलाज कैसे होगा? अगर आपके पास कोई उपाय है, अगर आप मुझे सचमुच अपना दोस्त मानते हैं, तो कृपया सच सच जवाब दें। मैं भी गंभीर हूँ, क्या वह सचमुच आपकी बेटी है? चेन रूई ने शुरू में सोचा था कि यहाँ आने के बाद अग्नितत्व राजा के पास डोडुओ को बचाने का कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन किसे पता था कि सामने वाला उसका इस तरह मजाक उड़ाएगा। उसके मन में जमा दबाव अचानक फूट पड़ा और वह चिल्लाया, ओमाटन। चेन रूई। कैथरीन ने चेन रूई पर दबाव डालते हुए कहा, महाराज, चूंकि यह मेरी बेटी की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए मेरे पति थोड़े असभ्य हैं। कृपया हमें क्षमा करें। हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, मैंने चेन रूई को ये कहते सुना है कि प्रकाश के तीनों राजाओं को अच्छा मित्र माना जा सकता है, विशेष रूप से महामहिम पवन तत्व के राजा सेठिन को। महामहिम ओमाटन और महामहिम देलकस के लिए चेन रूई प्रकाश मूल अंश और अग्नि मूल अंश खोजने का अपना वादा निभा सकते हैं, इसलिए उन्हें भी एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो अपने वादे निभाए। इसलिए मैं पहले एक बात की पुष्टि करना चाहती हूँ, क्या डोडुओ की हालत गंभीर है? सुश्री कैथरीन, आपकी अवलोकन क्षमता प्रशंसनीय है, सेथाइन ने कहा। बस आपकी बेटी की हालत आपके अनुमान से कहीं ज्यादा खास है। हाँ, ओमाटन ने उत्तर दिया, इस छोटी बच्ची में छिपी शक्ति मुझे बहुत विशाल और अंतरंग लगती है। इतना ही नहीं, हो सकता है कि उसमें कोई प्राचीन और दुर्लभ वंश शक्ति भी हो। इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता था कि क्या वह आपकी असली बेटी है। चेन रूई भी धीरे धीरे शांत हो गया। मुझे माफ करना ओमाटन, मैं अभी बहुत अधीर था। मुझे सीधे सादे दोस्त ज्यादा पसंद हैं। ओमाटन ने सिर हिलाया, दुर्भाग्य से मेरी मौजूदा हालत तुम्हारे प्रतिद्वंदी से कोसों दूर है, वरना एक अच्छी लड़ाई ही दोस्त बनाने के लिए काफी होगी। अपनी बुरी आदतें छोड़ो, विषय से भटको मत। डेलकस बोला, एलिमेंटल किंग्स होने के नाते हम मूल अंश वापस लाने के लिए आपके बहुत आभारी हैं। आप ही सच्चे दोस्त हैं, जैसा कि एलिमेंटल किंग मानते हैं। अब जब आपको मदद की ज़रूरत है तो हम निश्चित रूप से हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल सही निर्णय और तरीका चुनने से पहले डोडुओ की सही स्थिति का पता लगाना ज़रूरी है। मैं और ज़्यादा शिष्टाचार नहीं कहूँगी। कैथरीन ने सिर हिलाया, सच कहूँ तो मैं दानव लोक के एस्मोडियस शाही परिवार से हूँ। हम वाकई डोडुओ माता पिता हैं, लेकिन मेरी पहली गर्भावस्था शायद चेन रूई से प्राप्त एक विशेष शक्ति के कारण हुई होगी। इसी शक्ति के प्रभाव में मैंने अस्मोडियस शाही परिवार का 5वां निर्वाण पूरा किया और इस बच्चे को जन्म दिया। विशेष शक्ति? डेलकस ने चेन रूई की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप तीनों ने फीनिक्स नामक किसी प्राणी के बारे में सुना है? फीनिक्स? डेलकस ने अपना सिर थपथपाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उसमें अग्नि के प्रति इतनी आत्मीयता महसूस हो रही है। फीनिक्स एक प्राचीन राक्षसी जानवर है जिसमें शक्तिशाली युद्ध शक्ति है और वह आग की लपटों में पुनर्जन्म ले सकता है। हालांकि एक निश्चित आपदा के बाद वे लगभग गायब हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फीनिक्स अब भी मौजूद होगी, लेकिन वह वर्तमान में मानव शरीर में क्यों है? एक बार संयोग से मेरे गर्भ से एक फीनिक्स निकली और वह मेरे लिए बेटी जैसी थी। एक दुर्घटनावश। चेन रूई ने अपनी बाईं बांह पर अग्नि फीनिक्स स्टिग्माटा का निशान दिखाया, लेकिन वह वास्तव में नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसे इस निशान में रखा गया था। हो सकता है कि आप इसे देख न पाएं, लेकिन वास्तव में ये निशान मौजूद है। बाद में कैथरीन और मैं पति पत्नी बन गए। डोडुओ ने शायद इसी तरह मानव शरीर में पुनर्जन्म लिया और वह हमारी बेटी के रूप में पुनर्जन्म ली। डेलकस ने सोचा और कहा, शायद यही वजह है कि डोडुओ को आग वाला माहौल इतना पसंद है, लेकिन असल सवाल यह नहीं है।
फीनिक्स का भी ऐसा वंश नहीं होगा। आप जिस प्राचीन वंश की बात कर रहे हैं वह फीनिक्स नहीं है। ये चेन रूई की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उसे आपके शरीर में रखा गया था और वह मात्र शरीर के माध्यम से पैदा हुई थी। सेथटीन ने कुछ देर तक कैथरीन को देखा, अपना सिर हिलाया और अंत में अपनी नज़र चेन रूई पर टिका दी। सिर्फ सेटिन ही नहीं, ओमार्टन और डेलकस भी चेन रूई की तरफ देखने लगे। उसे घूरे जाने पर थोड़ा अजीब लगा। मुझे क्या हो गया है? दो संभावनाएं हैं, एक तो डोडुओ का अपना कारण है और दूसरी आप हैं। सेटिन ने गंभीरता से कहा, चाहे कोई भी कारण हो, मैं आपको सटीक उत्तर दे सकता हूं, डोडुओ की स्थिति कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं, चेन रूई और कैथरीन ने एक साथ कहा। ये वंश शक्ति का जागरण होना चाहिए। डेलकस ने गंभीरता से कहा, यह फीनिक्स वंश नहीं है, क्योंकि मूल रूप से उसके पास सबसे शुद्ध फीनिक्स शक्ति थी। इस प्रकार का वंश शक्ति बहुत दुर्लभ है और इसे परम अस्तित्व के सबसे निकट कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ये परम तक पहुंचने का सबसे आसान शॉर्टकट है। अल्टीमेट। कैथरीन और चेन रूई ने एक दूसरे को देखा। कैथरीन खुद को रोक नहीं पाए और बोली, डोडुओ का वंश अल्टीमेट के सबसे करीब है। ये डोडुओ हो सकता है या यह वह हो सकता है। डेलकस ने चेन रूई की ओर देखा, लेकिन आखिरकार उसने कैथरीन से कहा, अजीब बात यह है कि तुम में भी इसका थोड़ा सा अंश है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ था। इस तरह के स्थानांतरण से बहुत लाभ हुआ है। स्थानांतरण लाभ? कैथरीन ने आश्चर्य व्यक्त किया और अचानक कुछ समझ गई। पांचवां निर्वाण। टीएल, क्या डोडुओ निर्वाण से गुजर रहा है? प्राचीन वंश के बारे में क्या?